everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज के जितने भी डिफरेंस बिटवीन वाले टॉपिक्स हैं वो सारे एक साथ। भाई हर साल सीबीएसई दो नहीं तो एक क्वेश्चन तो डिफरेंस बिटवीन से हमेशा पूछता है, तो मैंने सोचा क्यों ना बोर्ड से पहले हम अपने कुछ मार्क्स सिक्योर कर लें। मैंने डिफरेंस बिटवीन जितने भी थे आपके 12th क्लास के वो सारे कंबाइंड वे में एक साथ बनाने की कोशिश की, बट वो वीडियो बहुत लेंदी बन रहा था, इसलिए फिर मैंने सोचा क्यों ना इसे 5 में कट कर दिया जाए। आप टोटल 5 आने वाले हैं आपके सामने डिफरेंस बिटवीन के, जिसमें से 4 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, ये लास्ट पार्ट ही है आपका। तो किसी भी स्टूडेंट ने अगर कोई भी पार्ट मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लिखा हुआ है, प्लेलिस्ट का फट से जाके देख लो। अभी फिलहाल के लिए बता दूं कि फर्स्ट 3 चैप्टर्स पार्ट 1 में कवर किए हैं, 4th चैप्टर पार्ट 2 में कवर किया है, पार्ट 3 में कवर किया है 5th चैप्टर, क्योंकि ये दोनों ही चैप्टर्स के बहुत सारे डिफरेंस बिटवीन थे तो इंडिविजुअली ने कवर किया है। देन आपके मतलब जो बुक 1 है उसके जो रिमेनिंग चैप्टर्स थे 6, 7, 8 वो आपके पार्ट 4 में कवर हुए हैं, ठीक है। पार्ट 5 में अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम जो आपकी बुक बी है, मतलब जो सेकंड बुक है जिसमें 4 चैप्टर्स पूछे गए हैं आपसे, 4 या 5 है आई गेस, तो वो सारे के डिफरेंस बिटवीन इस वाले पार्ट में कवर्ड होंगे, ठीक है। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक 4 पार्ट्स में से कोई भी स्किप किया है, आपको पता है आपको कहाँ जाना है, राइट। चलिए फिर शुरू करते हैं इस पार्ट से। हमारा फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन और ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। चलिए इसके लिए आ जाइए, यहाँ पे आपको समझाते हैं कि एग्जाम्पल की मदद से। चलिए सबसे पहले तो मुझे ये बताइए मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से ही हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं, राइट। मैनेजमेंट का मतलब बताइए। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें आते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, राइट। इतना समझते हैं आप। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें ये सारे फंक्शंस होते हैं और काम करवाया जाता है लोगों से एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, राइट। रिसोर्सेज का ऑप्टिमम इस्तेमाल करते हुए ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव किया जा सके। ये है कंक्लूसिव डेफिनेशन किसकी, मैनेजमेंट की। अब प्लानिंग का मतलब क्या होता है। प्लानिंग का मतलब होता है फोरकास्ट करना और फ्यूचर के बारे में सोचना, पहले से ही फ्यूचर के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना, फ्यूचर के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना, फ्यूचर के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना। ये देखो हो गया, ओके। दो चीजें हो गई, एक है मैनेजमेंट, दूसरा है प्लानिंग। मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, राइट। और वो हम करते हैं ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके रिसोर्सेज का, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके रिसोर्सेज का इफेक्टिवली, एफिशिएंटली। तो ये हो गया मैनेजमेंट की डेफिनेशन। प्लानिंग की डेफिनेशन क्या होती है, फ्यूचर के लिए अपने आप को अभी से प्रिपेयर करना, फोरकास्टिंग करके, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करके, ताकि कोई भी अनसर्टेनिटी आपके लिए शॉक या सरप्राइज का काम ना करे, आपकी थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज आपको पहले से समझ में आ जाए, राइट। ये 2 चीजें हो गई। अब इन दोनों में क्या आपको गैप पता है, क्या है डिफरेंस, क्या है पता है आपको क्या है। प्लानिंग एक बहुत बड़ी चीज है जिसमें मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सब आ जाता है। लेकिन ऑन द अदर साइड प्लानिंग एक एस्पेक्ट है किसका, मैनेजमेंट का, सिर्फ एक पार्ट है, एक हिस्सा है मैनेजमेंट का। अगर मैं आपको यहां पे लेके चलूं और आपको ये बताऊं कि दिस इज मैनेजमेंट, तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या है, एक हिस्सा है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट इन सारी चीजों से मिलके बनती है। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये हो गया हमारा प्लानिंग और इतना बड़ा है हमारा मैनेजमेंट, जिसके अंदर प्लानिंग क्या है, इंक्लूडेड है। प्लानिंग क्या है, इंक्लूडेड है। तो प्लानिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ व्हाट, मैनेजमेंट। कैन वी से दैट, यस। प्लानिंग एक छोटू सा एस्पेक्ट है मैनेजमेंट का। समझ रहे हैं इतनी बात। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों शब्दों के सामने फाइनेंशियल वर्ड ऐड कर देना है।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ, अब यहाँ आप मैनेजमेंट तो कर रहे हैं, प्रोसेस आप वही कर रहे हैं, लेकिन किससे रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नथिंग, इट इज जस्ट द प्रोसेस वेयर यू आर मैनेजिंग योर फाइनेंसेस, यू आर डूइंग प्लानिंग, यू आर डूइंग ऑर्गेनाइजिंग। कहाँ ज़रूरत पड़े तो कोई नया बंदा हायर भी कर लो इस चीज़ को और बढ़िया करने के लिए, डायरेक्ट कर लो, कंट्रोल कर लो। तो ये सारे स्टेप्स आप कर रहे हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। और अगेन ये सारे स्टेप्स किससे रिलेटेड कर रहे हो, पैसे से रिलेटेड कर रहे हो। लेकिन वहीं पे जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसेस के बारे में सोच रहे हो कि फ्यूचर में फाइनेंसेस कैसे होने वाले हैं, फोरकास्टिंग कर रहे हो इससे रिलेटेड, और थोड़ा सा कोशिश कर रहे हो कि हमारी प्लानिंग मतलब हमारे हाथ में कभी भी ऐसा ना हो कि फाइनेंस चाहिए तो हमारे पास पैसा नहीं है, और नहीं चाहिए तो आइडली हमारे पास बहुत सारा पड़ा हुआ है। जब ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, तब हमारे पास हमेशा पैसे होने चाहिए हमारी जेब में, वो भी उतने अमाउंट के तो होने चाहिए जितने की रिक्वायरमेंट है। अंडरस्टूड? सो मैनेजमेंट और प्लानिंग आपको ऑलरेडी पता था क्या होता है, बस उसके आगे ये वर्ड फाइनेंशियल ऐड करना था, और उससे पूरा मतलब हमें क्लियर हो जाता कि भाई फाइनेंशियल प्लानिंग एक छोटी कॉन्सेप्ट है, फाइनेंशियल प्लानिंग एक छोटी कॉन्सेप्ट है, जबकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल प्लानिंग भी की जाती है और उसके अलावा और भी चीज़ें की जाती हैं, जबकि फाइनेंशियल प्लानिंग में सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग की जाती है फाइनेंस से रिलेटेड। तो ये नैरोअर कॉन्सेप्ट है, वेयर एज मैनेजमेंट ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। यहाँ आ जाइए वापस से। यहाँ फर्स्ट जो डिफरेंस बिटवीन है आपका वो है मीनिंग से रिलेटेड। इट सेज इट रेफर्स टू एफिशिएंट एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब पैसा आपके यहाँ पे एफिशिएंट उसका इस्तेमाल हो रहा है, एक्वायर हम सही से कर पा रहे हैं पैसे को डिफरेंट सोर्सेज से, अच्छे से उसे इस्तेमाल कर पा रहे हैं और अच्छे से उसे डिस्पोज ऑफ कर पा रहे हैं, और सारी चीज़ें अच्छे से हो रही हैं। बेसिकली ये इंश्योर करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग में दे से इट रेफर्स टू एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड इन डिसाइडिंग द सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। यहाँ पे आप कैपिटल कितना रिक्वायर्ड होगा वो एस्टिमेट करते हो, डिसाइड करते हो कहाँ कहाँ से पैसे चाहिए ला सकते हैं हम। कहने का मतलब ये है पैसे कितने चाहिए, कहाँ कहाँ से अरेंज हो सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम उसे यूटिलाइज कैसे करना है वो भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग में ही डिसाइड करते हैं। स्कोप की बात करें तो ये वाइडर स्कोप में होती है, क्योंकि इसके अंदर खुद ही फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूडेड होती है। इसकी होती है थोड़ी सी नैरोअर स्कोप, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या है, एक छोटू सा सेगमेंट है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये बोलते हैं इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू मैनेज ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू फाइनेंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सबको ये क्या कर सके, मैनेज कर सके प्रॉपर्ली। जबकि फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एट द राइट टाइम टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज द फंड्स अननेसेसरली। ज़रूरत के समय पे पैसे हमेशा होने चाहिए आपके पास, और कभी भी बिना ज़रूरत के बहुत ही अधिक पैसे, आइडल पैसे आपकी जेब में नहीं पड़े होने चाहिए। ऐसा इंश्योर करना हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है। नेक्स्ट है फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। तो मतलब तीन ही डिफरेंसेस थे इसके बीच में। ओके, सिर्फ 3 ही डिफरेंसेस थे, कोई बात नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ दैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, जिसमें बेसिकली आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सब करना पड़ता है रिलेटेड टू फाइनेंस, वेयरएज फाइनेंशियल प्लानिंग इज जस्ट अ सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें आप सिर्फ पैसों से रिलेटेड प्लानिंग करते हैं, और उस प्लानिंग में क्या एडेड होता है, सिर्फ इतना कि ज़रूरत के समय पे कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास पैसे नहीं है और बिना ज़रूरत के हमारे पास आइडली पैसे नहीं पड़े होने चाहिए। अगर मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है तो मेक श्योर 110 रुपये, 100 रुपये मेरी जेब में रहें। ये ना हो कि 80 रुपये पड़े हैं या 50 रुपये पड़े हैं, और ये भी ना हो कि 1000 रुपये मेरी जेब में पड़े हैं बिना मतलब के, जिसका कोई इस्तेमाल भी नहीं हो रहा। क्योंकि ऐसे में जब हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें होती हैं ना, और हमें उस टाइम पे उसकी एज सच कोई बेसिक नीड नहीं होती, मतलब यहाँ पे जो वर्ड है नीड वो ज़्यादा ज़रूरी है, नीड नहीं होती, तो ऐसे में हम ओवर स्पेंड करते हैं, हम पैसे को उड़ाते हैं, विच इज़ नॉट करेक्ट, राइट। सो ये हैं 3 डिफरेंसेस। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट उस पर।
नेक्स्ट हमारा जो डिफरेंस बिटवीन है वो है फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के रिगार्डिंग। चलिए आ जाइए आप इस तरफ, मैं आपको यहाँ पे एक छोटू सा एग्जांपल देके अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है। ओके, सो अब इमेजिन करिए ये है आपकी पायल मैम और ये कर रही हैं एक काम, दैट इज ये अपना नया नया घर बना रही हैं। ठीक है, अब बड़े हो गए हैं तो अपने घर से तो जाने का समय आ गया है, तो अपना खुद का घर होना चाहिए ना। तो पायल मैम ने सोचा चलिए अपना खुद का घर बनाते हैं। अब ऐसे में दो सिचुएशंस होंगी। दो सिचुएशन में पहली सिचुएशन है कि पायल मैम को कहीं पे एक प्रॉपर घर खरीदना पड़ेगा, पहले तो अनफर्निश्ड यू कैन से, अनफर्निश्ड घर खरीदना पड़ेगा। उसके साथ ऑब्वियसली घर खरीदा है तो फर्नीचर भी लगेगा। उसके साथ हाथ पे तो मुझसे कपड़े धुलेंगे नहीं, तो एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी चाहिए होगी। उसके साथ बेड्स चाहिए होंगे सोने के लिए। चलिए वो फर्नीचर में काउंट हो जाएंगे वैसे तो, चलो मोटा मोटा इतना मान लो अभी के लिए। नहीं, फ्रिज रह गया हमारा, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, उसके अलावा एसी। ऑब्वियसली घर में रहना है, सुख शांति से रहना है, पीस में एंजॉय करते हुए रहना है, तो ज़रूरी है ये सारी चीज़ें आपको मिले। फिर हुआ ये कि सेकंड सिचुएशन, अब पायल मैम रहने लग गई उस घर में, ठीक है, इन बेसिक नेसेसिटीज़ के साथ। फिर महीना ख़त्म हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, जो कपड़े प्रेस करने के लिए जाते थे उसका बिल आया, जो डेयरी प्रोडक्ट्स घर पे आते थे उसका बिल आया, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिस कैब से जाया जाता था उस कैब का बिल आया। तो ये सब हुआ। सो दो सिनेरियोस देखिए, दो सिनेरियोस में क्या हुआ। पायल मैम ने अपना खुद का घर खरीदा है, नया नया ताज़ा ताज़ा, और उस घर को खरीदने वक्त उन्होंने दो तरह के खर्चे किए। ठीक है, पहला खर्चा है जिसमें उन्होंने अनफर्निश्ड घर खरीदा है, उसके साथ फर्नीचर लिया है, उसके साथ ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ली है, उसके साथ फ्रिज लिया है, एसी लिया है। और दूसरे तरह का जो इनका खर्चा हो रहा है वो हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को पे करने में। अब घर खुद का है तो रेंट वगैरह तो नहीं होगा, लेकिन आयरनिंग में, उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स जो ये रोज़ कंज्यूम करते थे उसमें, ग्रॉसरीज वगैरह में, कैब से जो जाया करती थी रोज़ उसमें। सो दो तरह के यहाँ पे खर्चे हुए हैं देखा जाए। एक ऐसे हैं जो आजकल जो चल रहा है, डेली एक्टिविटीज जो चल रही हैं उससे मतलब रिलेटेड हो, और ऐसे भी हो जो रेकरिंग नेचर के हैं। व्हाट डू यू थिंक, इलेक्ट्रिसिटी अगले महीने बिल नहीं पे करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। आयरनिंग अगले महीने नहीं पे करेंगे? करेंगे। डेयरी प्रोडक्ट्स अगले महीने नहीं खरीदेंगे? खरीदेंगे। कैब का पेमेंट अगले महीने नहीं जाएगा? जाएगा। सो बेसिकली कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये कुछ ऐसे नेचर के खर्चे हैं जो रेकरिंग हैं, रीअकर होंगे, बार बार वापस से आएंगे। लेकिन ऑन द अदर साइड जब इनकी बात करते हैं, अनफर्निश्ड घर क्या मैं अगले महीने फिर से खरीदूंगी? अरे भाई, अंबानी भी इतना नहीं जल्दी घर स्विच करता, राइट? तो मैं तो फिर नॉर्मल इंसान हूँ। तो अनफर्निश्ड घर मैंने एक बार ले लिया तो ले लिया। फर्नीचर आप एक बार लेते हैं तो सालों साल चलता है। आई हैव सीन लाइक हो गया है मुझे इस दुनिया में आए हुए काफ़ी साल। मैंने कुछ कुछ लोग देखे हैं अपने आसपास जिनके पास, जो बचपन में मैं जब 2-3 साल की थी ना, जब समझ आने लगती है हल्की फुल्की, तब से लेके आज तक सेम फर्नीचर है, सेम फर्नीचर एग्जैक्ट, मतलब कुछ चेंजेस नहीं किए उसमें। तो ऐसे फर्नीचर मतलब सालों साल चलते हैं, हर हफ्ते हर महीने ऐसे चेंज नहीं किए जाते।
फ्रिज की बात करें, एक बार खरीदते हैं हम, कितने सालों तक इस्तेमाल करते हैं? आई रिमेंबर हमने जो लास्ट फ्रिज लिया था उसको ऑलमोस्ट 10 साल होने वाले हैं। एसी की बात करें, एक बार लगते हैं तो जब खराब होते हैं तभी उतरते हैं और उसकी जगह दूसरे लगते हैं, वरना ये लगे रहते हैं। जब हमने घर बनवाया था मेरे रूम में एसी लगा था, आज तक वही एसी लगा हुआ है, चाहे उसको थोड़ा बहुत बीच में सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है लेकिन लगा वही हुआ अभी तक। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन कितनी चलती है? हम हरियाणा से आए थे, हम अपने साथ वॉशिंग मशीन लेके आए थे, तो काफ़ी सालों तक तो हमने वही वॉशिंग मशीन इस्तेमाल की थी। दैट वाज नॉट फुल्ली ऑटोमेटेड। लेकिन फिर जब हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब मम्मी को थोड़ा और वो देना चाहिए, रिलैक्सेशन देना चाहिए, तो हमने फुल्ली ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन खरीद ली। उसको भी हो गए हैं 5-6 साल। सो कहने का मतलब, और 5-6 साल ऑब्वियसली 5-6 साल क्या, अभी 10-15 साल हम और उसे इस्तेमाल करेंगे अगर वो ठीक रहती है तो। सो ये कुछ ऐसे खर्चे हैं जो ऐसी चीज़ों पे हुए हैं जो एक बार आती हैं तो लंबे समय के लिए चलती हैं। क्या समझे? जब मैंने नया घर खरीदा तो मैंने 2 तरह के खर्चे किए हैं। एक ऐसा खर्चा है जो उन चीज़ों पे हुआ है जो एक ही बार होगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर बार मेरा सेम खर्चा करवाएंगी। मोर और लेस अमाउंट डिफरेंट हो सकता है लेकिन खर्चे होंगे। सो यहाँ पे जो पैसा मुझे ये वाले खर्चे करने के लिए चाहिए होगा उसे बोला जाएगा फिक्स्ड कैपिटल। पैसा बोले तो कैपिटल, ठीक है? तो जो इन खर्चों के लिए मुझे पैसा लगेगा उसे मैं बोलूंगी फिक्स्ड कैपिटल। ऑन द अदर साइड जो इन खर्चों के लिए मुझे पैसा लगेगा उसे मैं बुलाऊंगी वर्किंग कैपिटल। आप सबने अकाउंट्स पढ़ा है, राइट? तो ये जितने भी खर्चे लिखे हुए हैं मोर और लेस फिक्स्ड असेट्स वाले खर्चे हैं, राइट? ये फिक्स असेट्स खरीदे हैं हमने खर्चा करके। तो जब फिक्स असेट्स खरीदे हैं तो उसके ऊपर जो स्पेंड होगा पैसा उसको क्या बोलेंगे? फिक्स कैपिटल बोलेंगे। लेकिन जब इसकी बात करें तो यहाँ पे हमने उन चीज़ों पे स्पेंड किया है जो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड है, ठीक है? तो ये हमारी वर्किंग कैपिटल कहलाई जाएंगी। मतलब वो पैसा जो कि हमारे डे टू डे एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए लगता है और वो रेकरिंग नेचर का भी होता है जनरली, ठीक है? सो ये हो गया आपका फिक्स कैपिटल, ये हो गया आपका वर्किंग कैपिटल। नाउ लेट्स सी द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू। फर्स्ट डिफरेंस है मीनिंग का। ये बोलते हैं in order to start business, funds are required to purchase fixed assets like land and building, furniture, fixtures. That is called fixed capital. वो पैसा जो कि आपको fixed assets खरीदने के लिए लगता है। एग्जाम्पल में प्लांट एंड मशीनरी दी हुई है, assets दिए हुए हैं, फर्नीचर दिया हुआ है, फिक्सचर्स दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो पैसा इनके ऊपर स्पेंड होता है उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की बात करें तो ये बोलते हैं बिजनेस नीड्स फंड्स फॉर इट्स डे टू डे ऑपरेशंस, दिस इज नोन एज वर्किंग कैपिटल ऑफ एन एंटरप्राइज। एक बिजनेस को डे टू डे ऑपरेशंस के लिए फंड्स की आवश्यकता होती है और जो पैसा उस चीज़ के लिए लाया जाता है बिजनेस में उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। यूज क्या होता है? इससे बेसिक एंड फंडामेंटल स्ट्रक्चर तैयार होता है बिजनेस का, जबकि इससे हम जो करंट असेट्स होते हैं उन्हें होल्ड करते हैं, जैसे कि स्टॉक ऑफ मटेरियल, कैश इन हैंड, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा। टाइम पीरियड की बात करें तो रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म, फिक्स्ड कैपिटल आपको लंबे समय के लिए चाहिए होता है। कहने का मतलब ये है कि एक बार जब आप पैसा लगा देते हो तो वो लंबे समय के लिए लगा रहता है। ऐसा नहीं है कि तुम निकाल सकते हो उसमें से पैसा, ये शॉर्ट टर्म के लिए रिक्वायर्ड होता है क्योंकि इससे पैसा निकाला जा सकता है। नेचर की बात करें, रिमेन संक इन द बिजनेस, एक बार पैसा लगा तो लंबे समय तक बिजनेस में लगा ही रहेगा क्योंकि फिक्स असेट्स पे खर्च हुआ है। लेकिन वर्किंग कैपिटल की बात करें तो रिजॉल्व्स इन बिजनेस, मतलब आगे पीछे आवन जावन होता रहता है इसका। सोर्स की बात करें तो ये बोलते हैं क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है, मतलब लंबे समय के लिए लगी रहेगी बिजनेस में, इससे हम फिक्स असेट्स खरीदेंगे जो कि लंबे समय के लिए चलेंगे बिजनेस में। तो हमें इसके लिए एक ऐसा सोर्स चुनना चाहिए जिसका ड्यूरेशन ज़्यादा लंबा होता है। अब आप खुद इमेजिन करके देखो, मुझे बिल्डिंग खरीदनी थी, वो थी 2 करोड़ रुपए की। मैंने बैंक को बोला मुझे 15 दिन के लिए 2 करोड़ रुपए दे दो। विल इट मेक सेंस? ऑब्वियसली नहीं। इतना लंबे समय के लिए बिल्डिंग में तुम इन्वेस्ट करके चलोगे, इतना बड़ा अमाउंट है, हाउ कैन यू आस्क अ बैंक फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग?
तो जनरली आप इसको लॉन्ग टर्म जो वो होते हैं ना उससे पूरा करते हो। तो बैंक से भी ले रहे हो तो 2 दिन के लिए नहीं, लंबे समय के लिए लोन लोगे, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए लेते हैं लोग। होम लोन 20 साल के लिए होता है, 15 साल के लिए होता है, अकॉर्डिंग टू योर एज। सो यहाँ पे शेयर्स, डिबेंचर्स और जो फिक्स टर्म लोन्स होते हैं, लंबे समय वाले लोन्स होते हैं, उनके थ्रू आप पूर्ति करते हैं अपने पैसे उसकी। यहाँ पे आप बैंक से, ट्रेड क्रेडिट से, शेयर्स एंड डिबेंचर्स जो कि शॉर्ट टर्म वाले होते हैं, शॉर्ट टर्म शेयर्स एंड डिबेंचर्स जो होते हैं, 1 साल की वैलिडिटी के अंदर अंदर वो होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उनके थ्रू आप पैसा वो कर सकते हो, रेस कर सकते हो। शॉर्ट टर्म्स लोन लोगे बैंक से तो 15 दिन का लोन ले लिया, 2 महीने का ले लिया, 3 महीने का ले लिया, 4 महीने का ले लिया, ऐसा होता है। सो फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में ये डिफरेंसेस हैं। पहला क्या कि ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो फिक्स असेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर्स, उन सब पे स्पेंड किया जाता है। ये हमारा डे टू डे एक्टिविटीज़ पे स्पेंड किया जाता है। ये एक बार लगता है तो बिजनेस में लंबे समय के लिए चलता है, ये एक बार लगता है तो बिजनेस में थोड़े समय के लिए ही चलता है, बहुत जल्दी उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। और इसमें ये बिज़नेस में संक रहता है बहुत टाइम के लिए। और सोर्स आपको ऐसा चुनना चाहिए जो कि आपको लॉन्ग टर्म की फिजिबिलिटी दे, फ्लेक्सिबिलिटी दे, ठीक है, जबकि ये आपका शॉर्ट टर्म फंड से पूरा हो सकता है, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, आप ले लीजिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट डिफरेंस पे, जो कि है नेट वर्किंग कैपिटल और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। वैसे तो मुझे आपको ये समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मोर और लेस आपने अकाउंटेंसी में इसके बारे में पढ़ा ही होगा, बट स्टिल एक बार देख लेते हैं इसके डिफरेंसेस क्या है। देखिए, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल में मैं आपको कोई एग्जाम्पल नहीं दूंगी, इंस्टेड मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट से ही समझा दूंगी। सबसे पहले हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात करेंगे, दोनों के ही। ये बोलते हैं कि अगर आपको नेट वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला क्या लगता है, नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। यहाँ बेसिकली देखा जाता है कि आपकी जो करंट लाइबिलिटीज हैं और आपके जो करंट असेट्स हैं वो कितने कितने हैं, और आपके करंट असेट्स क्या करंट लाइबिलिटीज से ज़्यादा है। क्योंकि अगर नेट वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव में आएगा मतलब हाँ करंट असेट्स हमारे ज़्यादा हैं, करंट लाइबिलिटीज़ हमारी कम है। लेकिन वहीं पे अगर ये नेगेटिव फिगर आता है तो इट शोज कि हमारे करंट लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं और हमारे करंट असेट्स उन्हें फुलफिल नहीं कर पाएंगे। सो ये इन टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। Whereas ग्रॉस वर्किंग कैपिटल से आपको सिर्फ इतना पता चलता है कि आपके पास टोटल करंट असेट्स कितने हैं। जैसे आप अकाउंट्स में भी पढ़ते होंगे, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं ग्रॉस और नेट का डिफरेंस। तो ग्रॉस में कंबाइंड से फिगर होती है जिससे कुछ ऐसे कंक्लूसिव निकल के नहीं आता, लेकिन नेट में आपको एक एग्जैक्ट रियलिटी वाली वो मिल जाती है कि भैया हाँ ये चीज़ है। सो टोटल आपके जितने असेट्स होते हैं, टोटल करंट असेट्स आपके जितने होते हैं वो आपके ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में काउंट किए जाते हैं, मतलब वो उसको मिला के आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बनता है। जबकि करंट असेट्स में से अगर आप करंट लाइबिलिटीज माइनस करते हो तो जो फिगर आती है वो आपको आपकी नेट वर्किंग कैपिटल के बारे में बताती है। अब फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। दिस सेज एनडब्ल्यूसी इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटेटिव नेचर। ये थोड़ा सा क्वालिटेटिव नेचर की बात करती है, CACL को कंपेयर करती है, जबकि ये आपको क्वांटिटेटिव नेचर के बारे में बताती है। यहाँ ये बोलते हैं इट इंडिकेट्स द फर्म्स एबिलिटी टू मीट हिज ऑपरेशनल एक्सपेंसेस एंड करंट लाइबिलिटीज। क्या एक ऑर्गेनाइजेशन की इतनी है कि वो अपनी करंट लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर पाए, ये पता लगता है हमें नेट वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करके। ऑन द अदर साइड पॉइंट आउट द टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर फाइनेंसिंग द करंट असेट्स। हमारे पास कितना टोटल करंट असेट्स का अमाउंट, मतलब कितना अमाउंट ऐसा है जो करंट असेट्स के लिए वो हुआ है, फाइनेंस करने के लिए बहुत है। फिर किस वे में हम इंडिकेट करते हैं वो बताया हुआ है। यूजफुल टू फाइंड आउट द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। एक कंपनी की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, आज की डेट में उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है वो पहचानने में हमारी ये मदद करती है। वेयर एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हमें वो नहीं बता पाती है, क्योंकि यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज के बारे में तो बात ही नहीं होती। हमें कहाँ से पैसा आ रहा है, सिर्फ मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुझे कहीं से पैसा आ रहा है, ठीक है, मेरे को अगर सिर्फ उस चीज़ के बारे में पता है, बट मेरा कहाँ कहाँ लगने वाला है मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो इसका कोई एज कोई काम होगा क्या? नहीं। मेरा कहाँ से पैसा आ रहा है और मुझे कितना लगने वाला है वो मुझे बता पाएगा कि मेरे पास आखिर में पैसा कितना बचेगा।
तो वो चीज़ ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी इंस्टेड ऑफ सिर्फ पैसा आ रहा है उसके बारे में पता लगे, क्योंकि इस टाइम पे आपको अपने वो देने वाले अमाउंट्स नहीं पता ना। वहीं पे मतलब लेना देना एक्सपेंसेस रेवेन्यू की जगह आप ले लीजिए असेट्स और लाइबिलिटीज़ वाली चीज़ को। इट इज़ पॉपुलर इन अकाउंटिंग सिस्टम, ये चीज़ अकाउंटिंग सिस्टम में पॉपुलर होती है, वेरएज ये थोड़ी सी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पॉपुलर होती है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फेवरेट होती है, दैट्स वाई वहाँ पे वो ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ये पॉपुलर होती है इधर। नेट कॉन्सेप्ट सूटेबल फॉर सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप फर्म्स, ये वाली जो कॉन्सेप्ट है नेट वर्किंग कैपिटल की, ये सूटेबल होती है सोल ट्रेडर्स के लिए और पार्टनरशिप फर्म्स के लिए, जबकि कंपनीज के लिए ग्रॉस कैपिटल वाली चीज़ ज़्यादा सूटेबल होती है। सो ये कंपनीज द्वारा इस्तेमाल की जाती है और ये सोल ट्रेडर्स और पार्टनरशिप फर्म्स द्वारा इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। सो ये कुछ डिफरेंसेस हैं ग्रॉस और नेट के बीच में, देख लीजिए फटाफट। वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में बात करती है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में बात करती है। उसका फॉर्मूला डिफरेंट है, इसका फॉर्मूला डिफरेंट है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसको, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट उस पर। चलिए नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस बिटवीन है वो एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन नहीं है, ये बात कर रहे हैं कि अगर हमें वर्किंग कैपिटल का अरेंजमेंट करना है तो हमें किन किन चीज़ों को देखना पड़ता है, कहाँ हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगती है, कहाँ हमें कम वर्किंग कैपिटल लगती है। मतलब दिस इज़ नॉट अ डिफरेंस बिटवीन वाला टॉपिक, दिस वाज आपको पूरा चैप्टर पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए वर्किंग कैपिटल वाला, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट वाला, उसके लिए एक टैबुलर फॉर्मेट बनाया हुआ, टैबुलर प्रेजेंटेशन दी हुई है। यूजुअली मैं आप लोगों को बोलती हूँ ये काम आप पेपर से पहले खुद करें शॉर्ट नोट्स बनाते हुए, बट देन क्योंकि मुझे आपकी थोड़ी सी मदद करनी थी तो ये काम हमने खुद कर दिया। आपको बस स्क्रीनशॉट लेना और अच्छे से समझना है, दैट्स इट, ठीक है। अगेन रिपीटिंग, दिस इज नॉट डिफरेंस बिटवीन वाला पॉइंट। यहाँ लिखे हुए हैं डिफरेंट फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को। आपको कई बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में, सैम्पल पेपर्स में और भी मैंने बहुत सारी जगह इस नेचर के क्वेश्चंस दिखाए हैं जहाँ पे आपको फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा पूछा जाता है। और इस चैप्टर से तो फेवरेट क्वेश्चन उन लोगों का यही है। तो उसके लिए आपको बस यहाँ पे देखना है, ये डिफरेंट फैक्टर्स लिखे हुए हैं और इनके बेसिस पे कैसे हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी या कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो पता चलेगा। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट, दैट इज नेचर ऑफ बिजनेस। अब आप ये चीज़ समझिए कि एक कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। फर्स्ट से मैं बोलती हूँ पेन बना रही है, अब उसको मशीन चाहिए होगी, मशीन चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा, उसको लेबर चाहिए होगी जो कि वेजेस मांगेगी, उसको रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे जिनको सप्लायर्स को पेमेंट देनी होगी। तो ये सारे एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें डे टू डे एक्टिविटीज़ में काउंट किया जाएगा जिन्हें, प्लस जिनके ऊपर पैसा स्पेंड होगा। तो डे टू डे एक्टिविटीज़ पे जब हम पैसा स्पेंड करते हैं तो हम उसे कौन सी वर्किंग कैपिटल मतलब कौन सी कैपिटल में पुट करते हैं, वर्किंग कैपिटल में। तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वी कैन से कि ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगी। ऑन द अदर साइड अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो वहाँ पे कोई तामझाम नहीं होता, वहाँ पे आपको कुछ बनाना नहीं है, कुछ रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे आप फिनिश कुछ खरीद के आते हो वही आगे बेच देते हो। तो यहाँ पे आपका जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा वो कम लगेगा। तो फर्स्ट पॉइंट में एग्जैक्टली सेम चीज़ लिखी हुई है कि मैन्युफैक्चरिंग काम हो तो उसमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, वहीं पे अगर ट्रेडिंग वाला काम है तो वहाँ पे लेस रिक्वायरमेंट होगी वर्किंग कैपिटल की। अंडरस्टूड। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट की बात करें स्केल ऑफ ऑपरेशंस की, तो ये बोलते हैं कि अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो भाई उसके खर्चे भी बहुत बड़े होंगे, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ पे जो खर्चे होंगे वो भी बहुत बड़े होंगे। वहीं पे अगर कोई छोटी स्केल वाली ऑपरेशन वाली कंपनी है जो कि बहुत कम प्रोड्यूस करती है, वॉल्यूम उसका कम ज़्यादा नहीं होता, कम ही होता है, तो ऐसे में ऐसी कंपनी को कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, कम पैसे की रिक्वायरमेंट होगी डे टू डे एक्टिविटीज़ को मीट करने के लिए। सो स्केल ऑफ ऑपरेशंस में देश से लार्ज स्केल ऑपरेशंस होंगे तो ह्यूज इन्वेंट्री लगेगा और उसकी वजह से मोर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगा। स्मॉल स्केल ऑपरेशंस होंगे तो स्मॉल इन्वेंट्रीज लगेंगी जिसके लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा, लेस होगा। थर्ड के बारे में बात करें बिजनेस साइकिल, तो ये बोलते हैं बूम के टाइम पे, मतलब एक ऐसा टाइम जब आपके प्रोडक्ट्स बिके जा रहे हैं, मैक्स टू मैक्स लोग आप ही के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, तो मतलब आपको फिर प्रोडक्शन भी उतनी रखनी पड़ेगी जिसके लिए आपका जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा वो कितना लगेगा, ज़्यादा लगेगा।
वहीं पे एक ऐसा फेज है जहां डिप्रेशन वाला टाइम है, आपका ज़्यादा सामान बिक नहीं रहा है, तो आप क्या ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे? ऑब्वियसली नहीं। जो ऑलरेडी मार्केट में वही नहीं बिक रहा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करके क्या करना चाहते हो? सो इसलिए यहाँ पे आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी? कम होगी। बूम टाइम है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। डिप्रेशन वाला टाइम है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। नेक्स्ट है सीजनल फैक्टर्स। पीक सीजन, अब कुछ कुछ चीज़ों के पीक सीजन होते हैं, जैसे कि ब्लैंकेट्स के सर्दी पीक सीजन होती है, तो उसमें तो वो भर भर के बिकेगा, भर भर के बिकेगा तो लाना भी भर भर के पड़ेगा, तो ऐसे में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगेगी। वहीं पे कुछ सीजन्स होते हैं जिनको हम लीन सीजन बोलते हैं, जहाँ पे डिमांड क्या होती है? कम होती है। जैसे गर्मियों में ब्लैंकेट्स कौन इस्तेमाल करता है? इसमें हम पीक सीजन में वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ अम्ब्रेलाज इन रेनी सीजन, उसकी बिक्री तभी होती है ना। या फिर हम बोल सकते हैं नींबू पानी गर्मियों के सीजन में, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट तब होती है, राइट। सो बेसिकली लीन सीजन है तो कम वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगी, पीक सीजन है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर्स, अगर आप लोगों को क्रेडिट पे सामान देते हैं, मतलब उधारी पे सामान देते हैं, तो मतलब अब आपने कोई सामान बेचा, ये समझा देती हूँ मैं आपको थोड़ा सा, यहाँ आ जाओ। ये कई बार मैंने देखा है बच्चों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है ये, एक बार थोड़ा टेक्निकल वे से समझा देती हूँ। इमेजिन करो ये तुम हो, ठीक है, तुमने क्या किया? बिजनेस खोला, तुमने उधारी पे सामान दिया। देखो तुम सामान दे चुके हो, प्रोडक्ट दे चुके हो, कायदा क्या बोलता था कि ये पैसे अभी के अभी दे दे। तो तुमने अगर बिजनेस में 100 रुपए लगाए होते, ठीक है, और तुम अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते 10 रुपए का, 110 रुपए तुम्हें अभी मिल जाने चाहिए थे। 110 रुपए तुम्हें अभी मिल जाने चाहिए थे, बट तुम्हें मिले नहीं। तुम्हें पता है तुम्हें नेक्स्ट रॉ मटेरियल खरीदने हैं, नेक्स्ट साइकिल के रॉ मटेरियल खरीदने हैं, जिसके लिए तुम्हें 200 रुपए लगेंगे, या 100, मैं बोल देती हूँ 100 रुपए लगेंगे, ठीक है। तुम्हें पता है कि तुम्हें 100 रुपए लगेंगे रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए। अभी क्या था, तुमने प्रोडक्ट बनाया था, बेचा, बेचते ही पैसे कलेक्ट कर लेते, 110 रुपए तुम्हारी जेब में होते हैं, तो तुम इसी 110 रुपए को दे के रॉ मटेरियल्स खरीद लेते 100 रुपए के। दोबारा से सुनना, थोड़ा सा टेक्निकल है बट बहुत ईजी है। ये तुम हो, तुमने नया बिजनेस शुरू किया है, तुमने सामान बेचना शुरू किया है, सामने वाला तुमसे सामान खरीद के गया। कायदा क्या बोलता है? अगर 110 रुपए का सामान है तो वो उसी टाइम तुम्हें पेमेंट दे दे, और तुम्हें उससे उसी पैसे से अपने नेक्स्ट लेवल के लिए रॉ मटेरियल खरीद लेने चाहिए। बट यहाँ क्या हुआ, तुमने पैसे दे दिए उधारी पे, तो मतलब ये सामान भी ले गया, तुम्हारे हाथ में अभी पैसे भी नहीं आए, और अभी तुम्हारे हाथ से 100 रुपए लगे हुए हैं ऑलरेडी, तुम्हें 110 रुपए कहीं से नहीं मिले, पर तुम्हें अब रॉ मटेरियल्स तो खरीदने होंगे, तो तुम्हें अपने जेब में एक्स्ट्रा 100 रुपए डालने पड़ेंगे फॉर नेक्स्ट लेवल के रॉ मटेरियल्स। तो इसलिए अगर आप क्रेडिट पॉलिसी रखते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि आपको सेल से पैसा नहीं मिल रहा है। सेल करने के बाद सामने वाला इंसान आपको पैसा नहीं दे के जा रहा है, ठीक है। अगर मिल जाता तो काम ही नहीं था, मतलब आपको ये एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल इंट्रोड्यूस करना ही नहीं पड़ता बिजनेस में, बट क्योंकि आपने सेल भी किया, आपको पैसा नहीं मिला, क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी थी आपकी, तो उसके चलते हुए आपको एक्स्ट्रा पैसा इंसर्ट करना पड़ेगा बिजनेस में अपने खुद के पर्सनल उससे पॉकेट से। सो अगर क्रेडिट अलाउ करते हो आप कस्टमर्स को, तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। अगर क्रेडिट अलाउ नहीं करते हो, कैश बेसिस पे रखते हो, तो लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा ध्यान से देखिएगा, इनसे कई बार ना केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो हर एक पॉइंट की ना बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए आपके दिमाग में। सो ये कुछ डिफरेंसेस हैं मोर वर्किंग कैपिटल और लेस में, ठीक है। डिफरेंसेस क्या मतलब, बेसिकली फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग है। लेट्स सी, और कोई तो नहीं है? और भी हैं, बहुत सारे हैं। अच्छा, क्रेडिट अवेल्ड फ्रॉम सप्लायर्स, जैसे अभी मैंने आपको क्रेडिट
गिवन टू कस्टमर्स बताया था, वैसे ही क्रेडिट अवेल्ड फ्रॉम आपका सप्लायर वो बता देती हूँ मैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, अब यहाँ इमेजिन करो तुम हो और ये है तुम्हारा सप्लायर। अब भाई सप्लायर से तो तुम बार बार सामान लेते रहोगे तो उससे जो पैसा जाएगा वो वर्किंग कैपिटल में वो होगा, काउंट होगा। अब तुमने क्या किया, इससे सामान तो ले लिया, सामान तो ले लिया तुमने अपने सप्लायर से, लेकिन इससे आपने क्रेडिट पे सामान लिया है, मतलब आपको एक भी रुपया नहीं देना पड़ा, अभी नहीं देना पड़ा, बाद में दोगे। तो ऐसे में, ऐसे मानो तुमने 100 रुपए से बिजनेस शुरू किया था, कायदे से तुम्हें इसको 200 रुपए देने थे, बट तुमने बोला नहीं मैं इसको अभी पैसे नहीं देता, तुमने ये 100 रुपए का सामान बना के बेचा 400 रुपए में, अब उसमें से तुम उसको 200 रुपए दे दोगे, तो क्या तुम्हें एक्स्ट्रा अपने पॉकेट में कहीं से डालने पड़े बार बार, जैसे तुम कस्टमर वाले केस में कर रहे थे? नहीं, यहाँ पे आपका बहुत ही आराम से लीनियंटली काम चल जाएगा। सो बेसिकली आपने सामान खरीदा सप्लायर से ऑन क्रेडिट, तो आपको इमीडिएटली उसको पेमेंट नहीं देनी पड़ी, जिसके कारण उस सप्लायर ने, मतलब उस सप्लायर को जो तुम्हें एक्स्ट्रा पेमेंट देनी पड़ती है अलग से पैसे अपने उससे निकाल के, वो तुम्हें एकदम से नहीं देने पड़े, तो तुमने बिजनेस के प्रोसीड से ही कहीं ना कहीं उसको पेमेंट कर दी। सो यहाँ पे अगर सप्लायर तुम्हें क्रेडिट टर्म्स दे रहा है, ठीक है, तो आपको लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन तुम्हारा सप्लायर बोल देता है नहीं भैया अपने पास तो ऐसा कोई सीन नहीं है, हम तो कैश बेसिस पे डील करते हैं, तो तुम्हें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ उल्टा है जस्ट उसका जो हमने प्रीवियस पॉइंट पढ़ा है। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन वर्सेस डिफ्लेशन। ये बोलते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन के टाइम पे, महंगाई के टाइम पे हर एक आइटम का प्राइस बढ़ा होता है, तो जब हर एक आइटम का प्राइस बढ़ा होगा तो आपको स्पेंड भी ज़्यादा करना पड़ेगा, तो मतलब आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। वहीं पे अगर हम बात करें डिफ्लेशन की, मतलब एक ऐसा सिनेरियो जहाँ पे नॉर्मल प्राइसेस से कम प्राइसेस चल रहे हैं, महंगाई का उल्टा भाई, ठीक है, तो वहाँ पे आपको लो प्राइस में आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब लो प्राइस पे क्योंकि आपको सामान मिल रहा है तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होगी। फिर बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। यहाँ ये बोलते हैं कि अगर आपको रॉ मटेरियल्स लाने में ज़्यादा समय लग जाता है, मतलब आपने आज ऑर्डर किए हैं और 30 दिन में आप आएंगे क्योंकि हम वो इंपोर्ट कर रहे थे, तो ऐसे में आपको इन्वेंट्री का लेवल हमेशा आप रखना पड़ेगा, मतलब इन्वेंट्री हमेशा मेक श्योर करनी पड़ेगी 30 दिन का तो आपके पास बचा हो माल, तो 30 दिन का इन्वेंट्री आपको अपने वहाँ पे मिनिमम रखना पड़ेगा, जिसके कारण आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। Higher lead time to acquire raw material, so higher stock of raw material would be needed. भाई मुझे पता है 30 दिन बाद ही मेरे को मेरे रॉ मटेरियल्स मिल पाएंगे, अगर मैं आज ऑर्डर करती हूँ तो मैं आज से लेके अगले 30 दिन का रॉ मटेरियल क्या अपने पास सेव्ड नहीं रखूँगी, पहले से बिल्कुल रखूँगी। वहीं पे अगर यहाँ बात करें तो लोअर लीड टाइम, सो लेस स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वुड बी नीडेड। अगर आपको जल्दी जल्दी रॉ मटेरियल मिल जाता है, मतलब मैंने अभी ऑर्डर किया आधे घंटे मेरे पास रॉ मटेरियल आ जाएंगे, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्टॉक रॉ मटेरियल का मेंटेन करके नहीं चलना पड़ेगा, जिसके कारण वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट की बात करें, अगर मान लीजिए आपने सपने देखे कि हम बहुत बड़ी बहुत विशाल कंपनी बनेंगे, तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी उसके अकॉर्डिंग बड़ी ही रखनी पड़ेगी। बट वहीं पे अगर आप सपने देख रहे हैं कि भैया हमारी नॉर्मल ग्रोथ से काम चल जाएगा, जितने लेवल पे हम अभी हैं उतने लेवल पे हम खुश हैं, संतुष्ट हैं, इससे ज़्यादा मगजमारी अपन को चाहिए नहीं ज़िंदगी में, तो ऐसे उसमें आपको लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन। ये बोलते हैं अगर आपके पास हाई कंपटीशन है, मतलब आप जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं बहुत सारे कंपेटिटर्स आपके साथ हैं उस प्रोडक्ट लाइन में, देन इन दैट सिनेरियो आपको हमेशा मेक श्योर करना पड़ेगा कि कभी भी ऐसा ना हो कि कस्टमर आपकी दुकान पे आया, मतलब आपके उसमें आया है आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए, और उसको उसकी डिमांड सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है, तो वो क्या करेगा, फट से स्विच करेगा डिफरेंट ब्रांड पे, डिफरेंट कंपनी में, जिसके कारण आपके कस्टमर्स जा सकते हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर हमेशा जितनी डिमांड आपके पास आ रही है उतनी आपकी सप्लाईज हो मिनिमम, जिसके कारण आपको सप्लाईज हमेशा ज़्यादा रखनी पड़ेंगी, इसकी वजह से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा।
और वहीं पे अगर हम बोले कंपटीशन लो हो तो वहाँ पे यू डोंट हैव टू मेंटेन द स्टॉक, वहाँ पे आपका बिना स्टॉक के ही मतलब ज़्यादा स्टॉक मेंटेन किए काम चल जाएगा, बिकॉज आपको पता है कंपटीशन है नहीं, अगर आज सामान नहीं मिला किसी इंसान को, ही विल कम टुमारो ऑल्सो फॉर द सेम थिंग, राइट। सो कोई ऐसा इशू नहीं है। चलिए सबसे पहले तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे अभी इसमें और भी माइट भी पॉइंट्स हैं, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसका ले लो, और अब आ जाओ इन सब पे। ये हैं लास्ट के कुछ पॉइंट्स। ओके, सो ऑपरेटिंग साइकिल की बात करते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल या टर्नओवर ऑफ वर्किंग कैपिटल, इट इज द टाइम पीरियड फ्रॉम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स टू रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स। ऐसा टाइम पीरियड जब आप खरीदते हैं सामान, वहाँ से शुरू हो जाता है, रॉ मटेरियल जहाँ से खरीदते हैं, और जब तक आप बेच नहीं देते और पैसे ले नहीं लेते उन लोगों से जिनको आपने बेचा है, वहाँ तक ही चलता है। तो ऑपरेटिंग साइकिल कितनी लंबी है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा। यहाँ ये बोलते हैं कि अगर शॉर्ट ऑपरेटिंग साइकिल है, मतलब आपने आज बनाया, आज अपने पैसे इन्वॉल्व किए और आज ही के आज वो बिक गया, तो ऑपरेटिंग साइकिल बहुत छोटू सा हुआ, राइट। तो ऐसे में आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल बहुत बड़ी है तो मतलब पैसा आपको रियलाइज होने में, कैश इन हैंड आने में बहुत टाइम लग जाएगा, जिसके कारण आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अपनी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। प्रोडक्टिव साइकिल की बात करें तो लॉन्ग प्रोडक्टिव साइकिल हो तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, वहीं पे अगर शॉर्ट प्रोडक्शन साइकिल हो रही है तो ऐसे में आपको अपनी रिक्वायरमेंट कम रखनी पड़ेगी वर्किंग कैपिटल की। चलिए, ये सारे थे चैप्टर 9 के डिफरेंसेस, लास्ट था ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन पे। एंड दिस इज द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट में। ये वाले डिफरेंस बिटवीन इतने ज़्यादा, मतलब ये वाला टॉपिक जो है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं और 3 ही डिफरेंसेस हैं, और उनमें से भी एक टॉपिक तो ऐसा है जो बचपन से हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं, राइट। मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट। आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन मेरी जनरेशन के जितने भी लोग होंगे उन सब ने इस वर्ड को आई गेस बचपन से सुना होगा। मैं अभी 5-6 साल की भी नहीं थी व्हेन माय दादू फर्स्ट मेंशन दिस वर्ड इन फ्रंट ऑफ मी, कि जब तू और तेरी बड़ी बहन पैदा हुए थे तो मैंने तुम दोनों के नाम पे फिक्स डिपॉजिट कराया था। तो ऐसा हुआ करता था पहले के ज़माने में, जब लड़कियां पैदा होती थी उनके नाम पे फिक्स डिपॉजिट कराया जाता था, सो दैट बड़े होके उनकी एजुकेशन पे या वो पैसा स्पेंड किया जा सके या उनकी शादी पे पैसा स्पेंड किया जा सके। तो तब से मैं ये वर्ड सुनते हुए आ रही हूँ। और अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो आई एम अ वेरी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। मेरे को रिस्क लेना ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे सेफ प्ले करना ज़्यादा पसंद है। तो मैं यूजुअली ऐसे चीज़ में इन्वेस्ट करना पसंद करती हूँ जहाँ पे मुझे पता है कि गारंटेड मुझे रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा, मुझे इतना पैसा तो एक्स्ट्रा मेरे पैसे के ऊपर मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, मैं मानती हूँ म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में, डिबेंचर्स में आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल सकता है, डिबेंचर्स छोड़ दो अभी फिलहाल के लिए, लेकिन रिस्क भी तो ज़्यादा है। ये भी तो हो सकता है आपका पैसा पूरा का पूरा डूब जाए। जिन्होंने पीएनबी में इन्वेस्ट किया था उन्होंने भी तो इसी एक्सपेक्टेशन में किया होगा ना कि हमारा मतलब पैसा बढ़ेगा, हमारी वेल्थ क्रिएशन होगी, बट अल्टीमेटली क्या हुआ, क्रैश हो गया। पूरा 1000-2000 पे चलने वाला रेट 100-200 पे आ गया, हार्डली पूरा पैसा वेस्ट हो गया आपका। सो वही चीज़ है कि अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना प्रेफर नहीं करते तो आपके पास जो एक अच्छा ऑप्शन होता है वो होता है फिक्स डिपॉजिट का। क्या है ये, बैंक से लोन लेते हैं, फिक्स डिपॉजिट इज बैंक को लोन देना। जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो उसमें क्या रहता है, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड आइए यहाँ पे। जब कोई इंसान बैंक से लोन लेता है, फॉर से दिस पर्सन टुक लोन फ्रॉम बैंक, तो लोन एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए मिलता है, फॉर से 5 ईयर्स, ठीक है। और साथ में इसको बैंक को इंटरेस्ट प्लस ये जो लोन का अमाउंट है वापस देना होता है, समटाइम्स सिर्फ इंटरेस्ट देना होता है। तो जिस प्रकार से हम बैंक से लोन लेते हैं, फिक्स डिपॉजिट में हम बैंक को लोन दे रहे होते हैं। फिक्स डिपॉजिट में हम बैंक को लोन दे रहे होते हैं, इट्स लाइक यू आर गिविंग मनी टू द बैंक, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट के नाम पे। बैंक उल्टे में आपको इंटरेस्ट दे रहा होता है, और ये भी एक टाइम ड्यूरेशन के लिए होती है, फॉर से 7 ईयर्स के लिए।
तो 7 साल बाद आपका पैसा खुला हो जाएगा, आप बैंक से अपना पैसा पूरा का पूरा वापस ले सकते हैं। और इवन इफ़ यू मतलब आप चाहते हैं तो आप उसको रिन्यू भी करा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन जो यहाँ पे उठता है कि क्या हम 7 साल से पहले अपना बैंक का जो ये फिक्स डिपॉजिट है वो विड्रॉ कर सकते हैं क्या? तो उसका आंसर है यस, बिल्कुल कर सकते हैं। बैंक एक छोटी सी मामूली सी पेनल्टी चार्ज करता है, और काफ़ी सारे केसेस में तो आजकल बैंक ने वो पेनल्टी चार्ज करना भी बंद कर दिया है। तो अगर 4 साल बाद यू फील लाइक कि यार मेरे को मेरे एफडी का पैसा चाहिए क्योंकि मुझे कहीं और लगाना है या मुझे कहीं इस्तेमाल करना है, देन इन दैट सिनेरियो वहाँ पे आपको 4 साल के बाद ही आपका पैसा मिल जाएगा। यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट कि मेरा पैसा एक बार लग गया तो लग गया, ये वो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो यस, आपको ये फ़ायदा है एफडी में आज की डेट में। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अगर एक बार पैसा लगा है तो वो जितने सालों के लिए आपने एफडी कराई है उतने सालों के लिए इन्वेस्टेड रहेगा, आप नहीं विड्रॉ कर सकते। लेकिन बैंक ने आजकल थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी कर दी है दैट इफ़ यू वांट टू विड्रॉ यू कैन, ठीक है। तो फिक्स डिपॉजिट तो हो गया ये। अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? देखिए, हम बहुत सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एक से दूसरे तक पास हो सकते, दूसरे से तीसरे तक ट्रांसफर हो सके। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि ट्रांसफरेबल है, ठीक है, वो होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो हमारा सीडी है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसे एक से दूसरे इंसान तक ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन फिक्स डिपॉजिट की बात करो तो ये क्योंकि आपके नाम पे होता है तो आप इसे फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं बना सकते, इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। कैन बी इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ 91 डेज टू 1 ईयर। 91 डेज मतलब ऑलमोस्ट 3 महीने से लेके 1 साल तक की वैलिडिटी होती है इसकी। लेकिन वहीं पे अगर फिक्स डिपॉजिट की बात करो तो 4 दिन से लेके नो लिमिट, मतलब आप कितने भी सालों तक करवा सकते हो। यूजुअली आप क्या करते हो, आप इंटरेस्ट रेट देखते हो। पता है फिक्स डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट रेट कैसा होता है? फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट ऐसा होता है कि अगर आप इतने ड्यूरेशन के लिए करा रहे हो, फॉर से 4 डेज के लिए, तो आपको मिलेगा 2.5। अगर आप 1 साल के लिए करवा रहे हो तो आपको 3.5, 4 साल के लिए करा रहे हो तो 6.5, 5 साल के लिए करा रहे हो तो 7.25, फिर 6वें साल ये बोल देते हैं फिर से 6.5, 7 साल के लिए करा रहे हो 3.5। तो ये बढ़ता है पहले तो टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, पहले तो ये बढ़ता है टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन एक सर्टेन ईयर के बाद जहाँ पे इनका मैक्सिमम रिटर्न होता है उसके बाद ये ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। समझ रहे हो क्या बोला मैंने यहाँ पे बोला फिक्स डिपॉजिट का यूजुअली क्या सीन रहता है, जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है वो इनिशियल ईयर्स में तो बढ़ता है। मतलब ऐसे मानिए कि अगर आपने बहुत कम ड्यूरेशन के लिए कराया तो आपको कम इंटरेस्ट मिलेगा, थोड़े ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए कराया तो आपको ज़्यादा मिलेगा, थोड़े और ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए कराया तो और ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसे में तो दिक्कत जा सकती थी कि जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते रहते आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहता, तो कोई भी इंसान करवाता ही सबसे मैक्सिमम ईयर्स के लिए। बट इन्होंने वो स्कीम नहीं रखी, उन्होंने रखा है कि 1 ईयर तक आपका मैक्सिमम जाएगा जितना हम आपको ऑफर करते हैं, लेकिन उसके बाद वो कम होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद ये लिमिट में आना शुरू हो जाएगा। तो आपके लिए बेस्ट कंसिडर किया जाएगा कि आप 5 साल के लिए कराइए, क्योंकि यहाँ पे आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से भी सही है। देखिए, हो सकता है आपके दिमाग में अभी हो कि बीइंग अ स्टूडेंट अभी तो हमारे पास क्या ही है, मतलब वी डोंट हैव पैसे कि हम इन्वेस्ट करें, बट पॉकेट मनी हर किसी को मिलती है। तो आप एफडी नहीं तो एटलीस्ट आरडी करा सकते हो, रेकरिंग डिपॉजिट, जिसमें बेसिकली आप क्या करते हो, जैसे मान लीजिए हर महीने आपको 5,000 की पॉकेट मनी मिलती है। मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, स्टूडेंट्स को उतनी नहीं मिलती होगी, चलो ऐसा मान लो 1,000 रुपये की मिलती है, ठीक है। 500 रुपये तुम खर्च करो, 500 रुपये तुम डाल दो अपनी आरडी में, हर महीने आरडी में 500 500 500 डालते रहो। जब आप, और इसमें इंटरेस्ट रेट फिक्स डिपॉजिट के अकॉर्डिंग मिलता है, ऐसे मान के चलो, ठीक है। और आपका पैसा भी एक साथ नहीं जा रहा है, इंस्टॉलमेंट्स में जा रहा है, तो ईयर के एंड पे आपके पास एक सब्सटेंशियल अमाउंट आपके अकॉर्डिंग हो चुका होगा, ठीक है। जब आई वॉज अ स्टूडेंट तो मैं बहुत ज़्यादा आरडीज करवाया करती थी, हर महीने आई यूज्ड टू सेव समथिंग और मैं उसको आरडी में डाल दिया करती थी। और बाद में, मतलब उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत छोटा छोटा अमाउंट सेव कर रही हूँ, लेकिन बाद में जब वो आता है ना बड़ा बन के, तब अपन को रियलाइज़ होता है कि यार ये चीज़ अपन ने अच्छी की। और क्या होगा, इससे तुम्हारे अंदर ना सेव करने की हैबिट भी आ जाएगी, बिकॉज आई हैव सीन मेनी पीपल जो कमाते बहुत अच्छा है लेकिन उनके हाथ में कुछ बचता नहीं है, क्योंकि उनकी सेविंग स्किल्स अच्छी नहीं होती। तो एक सेविंग की आदत ना आपको हमेशा डालनी चाहिए, नो मैटर आप कितना भी कमा रहे हो, कितना भी,
बहुत ज़्यादा से लेके ज़्यादा, बहुत कम से लेके कम, लेकिन फिर भी आपको हमेशा थोड़ा ना थोड़ा अमाउंट हमेशा सेव करना चाहिए। वो बहुत अच्छी हैबिट होती है और आगे चल के काफ़ी इस्तेमाल भी होती है, काम भी आते हैं। जैसे कोविड में ही हम लोगों ने देखा था कितने लोग थे जो मतलब दे वर लाइक सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड एवरीथिंग। क्यों? जस्ट बिकॉज उनके पास पैसे नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि वो कमा तो अच्छा रहे थे लेकिन उन्होंने कभी सेव किया नहीं था। जितना कमा रहे थे उड़ा रहे थे, कमा रहे थे उड़ा रहे थे। तो उनको एक ऐसा फेस देखना पड़ा जहाँ पे उनके पास पैसे ही नहीं थे और सिचुएशन इतनी बुरी हो चुकी थी और ऑफिसेज भी बंद थे। तो इसलिए वो सिचुएशन दोबारा कभी भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। सो बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट थिंग। ओके, चलिए यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो है वो है CDs आर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट हेल्ड। फॉर से 10,000 का डिपॉजिट है तो CDs यूजुअली 9,000 पे इशू की जाती है। जो ये 1,000 रुपये होता है वही आपकी बचत होती है इसमें। वहीं पे FDs उतने पे ही इशू की जाती है जितने अमाउंट का डिपॉजिट हेल्ड करते हैं। फर्स्ट से 10,000 का डिपॉजिट है, 10,000 पे ही इशू किया जाएगा, कोई आगे पीछे बात नहीं होगी। ठीक है, सो ये 3 डिफरेंसेस हैं बिटवीन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट। देख लीजिए फटाफट और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ओके, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। और ये डिफरेंस बिटवीन है कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के बीच में। सी, कैपिटल मार्केट ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में डील करता है जो कि लॉन्ग टर्म वाले होते हैं, लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, ऐसे जिनकी वैलिडिटी 1 साल से ज़्यादा ड्यूरेशन की होती है, जिनकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज़्यादा की होती है। वहीं पे मनी मार्केट जो होता है वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में डील करता है जो कि शॉर्ट टर्म रहते हैं। मतलब इनका जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 1 ईयर होता है। इनमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट तो ऐसे हैं जो 15 दिन में भी एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये छोटे वाले इंस्ट्रूमेंट्स में डील करता है जिनकी ड्यूरेशन छोटी होती है। वेरएज ये वाला मार्केट जो है ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में डील करता है जिनकी मैच्योरिटी टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो लेट्स गो विद द फर्स्ट पॉइंट, पार्टिसिपेंट्स। ये बोलते हैं कि कैपिटल मार्केट में वो कौन से लोग होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसमें दे से द पार्टिसिपेंट्स इन कैपिटल मार्केट आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, public and private companies, foreign investors and ordinary retail investors from public। मतलब यहाँ पे बैंक्स भी आएंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आएंगे, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज भी आएंगे जिनको शेयर्स इशू करवाने हैं, ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब हम जैसे इन्वेस्टर्स भी जाएंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आएंगे मतलब बाहर वाले लोग जो कि इंडिया के उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो सब भी आएंगे। तो इनके पार्टिसिपेंट्स मेजरली ये लोग होते हैं। ठीक है, वेयर एज अगर मनी मार्केट की बात की जाए तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज, बट फॉरेन एंड ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन मनी मार्केट। इन्होंने बोला यहाँ तक तो सारे लोग सेम थे, यहाँ तक तो सारे लोग सेम थे जो कैपिटल मार्केट में भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, बस इंस्ट्रूमेंट्स डिफरेंट हो जाएंगे। दोनों यहाँ पे जो लोग लिखे हुए हैं स्टार्टिंग में वो ऐसे हैं जो दोनों मार्केट्स में डील करते हैं बट अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में, ऑब्वियसली क्योंकि दोनों मार्केट्स के इंस्ट्रूमेंट्स ही अलग हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू फॉरेन एंड ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स ना ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं मनी मार्केट में। ओके, ड्यूरेशन की बात की जाए तो ये मीडियम टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज दोनों में ही डील करते हैं। लेकिन जब हम मनी मार्केट की बात करें तो ये सिर्फ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डील करते हैं जिनका टेन्योर 1 साल से ज़्यादा का नहीं होता है। मैक्सिमम इनका टेन्योर होता है 1 साल, दैट्स इट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। यहाँ ये बोलते हैं जो कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स कैपिटल मार्केट में डील कराए जाते हैं वो होता है इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स एंड अदर इनोवेटिव सिक्योरिटीज़। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह यहाँ पे डील किए जाते हैं, तो उन्हीं सब चीज़ों का नाम लिखा हुआ है इक्विटी, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड बॉन्ड्स एंड इनोवेटिव सिक्योरिटीज़। वहीं पे मनी मार्केट की जब हम बात करते हैं तो इसमें ये बोलते हैं कॉमन इंस्ट्रूमेंट जो मनी मार्केट में है वो ट्रेजरी बिल्स, ट्रेड बिल्स, सीडी मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और सीपी एक्सेट्रा, कमर्शियल बिल वगैरह सारा इसमें ही आ जाता है। मनी मार्केट के आपने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं, राइट। यहाँ पे कोई भी 4-5 लिख के एक्सेट्रा लिख दीजिएगा, काम चल जाएगा।
इन्वेस्टमेंट आउटले की बात की जाए तो यहाँ ये बोलते हैं द इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट डज नॉट रिक्वायर ह्यूज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एज द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज इज जनरली लो, दैट इज 10 to 100 रुपीज़। अब ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड लग रहा है ना कि भाई ये तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में डील करते हैं, तो ये कैसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप ये देखिए, ये कंपनी की कैपिटल है टोटल, ठीक है, फॉर से ये 1 करोड़ की है, ठीक है। तो क्या किसी इंसान को 1 करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा? द आंसर इज नो। इस 1 करोड़ को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा है, इस 1 करोड़ को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा है, जो कि किसके नाम से जाना जाता है? बताइए जरा, किसके नाम से जाना जाता है? टोटल कैपिटल को जब हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो एक इंडिविजुअल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एक इंडिविजुअल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं शेयर। और ये 10 रुपए का भी हो सकता है, ये 100 रुपए का भी हो सकता है, और ये 1000 रुपए का भी हो सकता है। तो टोटल कैपिटल 2 बहुत बड़ी थी, लेकिन जिसे उसे पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, और जो इंडिविजुअल पार्ट है वो ज़्यादा महंगा नहीं होता है जनरली। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि किसी इन्वेस्टर को बहुत हेफ्टी अमाउंट लेके आना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं। आप चाहें तो आप 1 शेयर भी खरीद सकते हैं। जब मैं स्टॉक मार्केट के बारे में सीख रही थी तब मुझे मेरे सर ने बोला था कि थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली करके देखो, तो मैंने काफ़ी सारे कंपनीज के 1-2 शेयर्स खरीदे थे। तो उस टाइम पे आई जस्ट पेड 1000 या फिर 100, 200, समटाइम्स 500 ऐसे करके अमाउंट। तो इतना सीखने के लिए अपन, मतलब मैंने तो 2 सीखने के लिए किया था, बट कोई इन्वेस्टर है, मतलब कोई इंसान है जो अभी नया नया आया है मार्केट में, वो थोड़ा सा एक बार मार्केट की समझ लेना चाहता है, वो भी ऐसे छोटे छोटे अमाउंट में डील कर सकता है। इवन इफ यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग, आपको बस करना है, तो आप तब भी ऐसे छोटे छोटे अमाउंट में वो कर सकते हैं। क्योंकि एक बार ना मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक इंसान था जो फ़ोन पे बात कर रहा था एक सिक्योरिटी डीलर के साथ। तो उसने उसको बताया कि माय दादाजी इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी, इतने इतने शेयर्स थे, तो आप मुझे बताएंगे कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। ज़्यादा शेयर्स भी नहीं थे, ठीक है, और कुछ थाउजेंड्स में उन्होंने खरीदे थे, और अब पता चला कि वो करोड़ में हो चुके हैं। सो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कंपनी बिल्कुल 10 टाइम्स का रिटर्न्स देती है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कंपनी का कैपिटल मैक्सिमाइज, मतलब वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो जाती है शेयर होल्डर्स की, तो उसके चलते हुए अमाउंट बढ़ जाते हैं उनके शेयर्स के। सो वही चीज़ है कि आप छोटे छोटे अमाउंट में भी इन्वेस्ट करके काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हो इफ़ यू वांट, और इफ़ यू आर रेडी टू वेट फॉर दैट टाइम पीरियड, ठीक है। सो इंडीड यहाँ पे छोटे छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट करने से काम चल जाएगा। लेकिन वहीं पे बात करें अगर यहाँ की मनी मार्केट की, तो इनको थोड़ा सा एक्सपेंसिव कंसिडर किया जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ तो ट्रेजरी बिल्स, वो 25,000 के मल्टीपल्स में ही होता है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो आपको 25,000 की करनी ही पड़ेगी, और अगर आप 25,000 से बढ़ना चाहते हैं तो सीधा 50,000 की करनी पड़ेगी, या 75,000 की करनी पड़ेगी, या फिर 1 लाख की करनी पड़ेगी। दैट मीन्स वहाँ पे आपको अच्छा खासा अमाउंट अपना अड़ाना पड़ेगा। दो ज़्यादा रिस्की नहीं होता है, लेस रिस्की होता है इन कंपैरिजन टू कैपिटल मार्केट, बट स्टिल अमाउंट तो ज़्यादा लग रहा है ना। तो ट्रेजरी बिल का एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं इस वाले पॉइंट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है लिक्विडिटी। देखिए ऐसा नहीं है कि कैपिटल मार्केट लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं करता। ऑब्वियसली मार्केट है, कोई भी मार्केट होगा ना, वो लिक्विडिटी तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा। लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं इसे मनी मार्केट से, तो ये ज़्यादा लिक्विड होता है इन कंपैरिजन टू दिस वन। लिक्विडिटी दोनों की ही है, लेकिन मनी मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है क्योंकि शॉर्ट टर्म में डील करते हैं, प्लस ये बहुत कम रिस्की होता है। तो एवरीबडी प्रेफर्स इन्वेस्टिंग इन दिस मार्केट। बट शेयर्स और डिबेंचर्स क्योंकि थोड़े से रिस्की होते हैं, शेयर स्पेशली थोड़े से रिस्की होते हैं, इसलिए वहाँ पे इन्वेस्ट करना हर कोई प्रेफर नहीं करता है। दैट्स द रीज़न कि यहाँ की लिक्विडिटी मनी मार्केट की लिक्विडिटी की कंपैरिजन में कम होती है, और यहाँ पे इनकी लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। फिर बात करें सेफ्टी की, तो ये बोलते हैं कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज आर कंसिडर्ड लिक्विड बिकॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, बट कंपेयर टू मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स दे आर लेस लिक्विड। सेफ्टी की बात, ओके ये एक्चुअली पॉइंट रिपीट हो गया है। सेफ्टी की बात करें तो मैं बता देती हूँ।
मनी मार्केट ज़्यादा सेफ कंसिडर किया जाता है और उसका रीज़न ये है कि इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, आरबीआई, इन सब पे हम थोड़ा सा रिलाई करते हैं। हम इन सब को थोड़ा सा ट्रस्ट की नज़रों से देखते हैं। वहीं पे क्योंकि यहाँ पे कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं और कोई कंपनी कभी भी धोखा दे के जा सकती है, राइट। मतलब प्राइवेट कंपनीज तो तुम छोड़ो, पब्लिक कंपनीज भी धोखा दे देती हैं लोगों को। सो दैट्स द रीज़न ये इतना ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं। इसलिए सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करें तो मनी मार्केट पे हम ज़्यादा रिलाई करते हैं इन कंपैरिजन टू कैपिटल मार्केट। ओके, नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड रिटर्न। द एक्सपेक्टेड रिटर्न इज हायर इन कैपिटल मार्केट एज along with regular dividend or interest there are chances of capital gain, ठीक है। द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मनी मार्केट इज लेस ड्यू टू शॉर्ट ड्यूरेशन। मनी मार्केट के रिटर्न्स की बात करें तो क्योंकि ये छोटे ड्यूरेशन के लिए होता है, 1 साल, 90 दिन, 60 दिन, 15 दिन, इतने कोई कितना ही अमाउंट कमा लेगा। वहीं पे अगर आप वेट करने के लिए रेडी होते हैं, जैसे कि मैंने आपको वो एग्जाम्पल दिया अभी कि किसी इंसान के दादा ने थाउजेंड्स में इन्वेस्ट किया था और वो अब कीमत हो गई है करोड़ की। तो वो क्या है, दादा ने इन्वेस्ट किया था, मतलब 20-30 साल हो गए हैं उस कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए, तो वैल्यू तो बढ़नी थी ऑब्वियसली। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे क्योंकि ड्यूरेशन ज़्यादा लगती है तो एट टाइम्स आपका 10 टाइम्स भी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। तो वही चीज़ है, यहाँ पे आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे इन कंपैरिजन टू दिस वन। टाइप ऑफ कैपिटल की बात करें, कंपनीज अप्रोच कैपिटल मार्केट फॉर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। यूजुअली कैपिटल मार्केट को तब अप्रोच किया जाता है जब कंपनी को फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बारे में बताया था। मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि फिक्स कैपिटल वो होती है जो कि बिजनेस में बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड होती है। वहीं पे जो आपकी वर्किंग कैपिटल होती है वो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए होती है, तो वो इतने ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं आपके बिजनेस में पैक्ड होती। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि मनी मार्केट को यूजुअली मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करके लोग अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। वहीं पे अगर उनको अपनी नॉर्मल कैपिटल मार्केट मतलब फिक्स कैपिटल को वो करना है तो वो कैपिटल मार्केट में डील करेंगे, ठीक है। चलिए अब एक काम करिए, फटाफट यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दीजिए। ये फर्स्ट स्लाइड है, ये स्क्रीनशॉट लीजिए। ये वाला स्क्रीनशॉट लीजिए। ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बट यहाँ पे सेफ्टी की बात करना तो ये ज़्यादा सेफ होते हैं, ज़्यादा सेफ होते हैं, सेफ्टी कम होती है क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल्स बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। और अब इस लास्ट वाली स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, कैपिटल गेन। डन। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन, ये है हमारा प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बीच में। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको ले चलती हूँ यहाँ पे। लेट्स डिलीट दिस। ओके, सो इमेजिन करिए कि ये एक कंपनी है, ये एक कंपनी है जिसका नाम है डिलक्स, ठीक है। इसका नाम क्या है, डिलक्स। अब इस कंपनी ने सोचा कि यार आज तक तो हम बूटस्ट्रैपिंग मोड पे चल रहे थे, कहने का मतलब ये है कि खुद के पैसे लगा के ही काम कर रहे थे। बट देन नाउ दे रियलाइज कि नहीं, अब ज़रूरत है कि हमें थोड़ा सा अपनी ग्रोथ करवानी है, थोड़ा सा एक्सपैंड करना है। अब भाई कोई भी इंसान अगर एक्सपेंशन के बारे में सोचता है तो एक्सपैंड ऐसे तो नहीं कर लेते आप, आपको पैसे की आवश्यकता होती है। तो दे अंडरस्टूड कि अब तो हमें कैपिटल की ज़रूरत है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। इन्होंने सोचा क्यों ना हम शेयर्स इशू करें, क्यों ना हम शेयर्स इशू करें। बस सोचने की देर थी, काम करना शुरू कर दिया। प्रोस्पेक्टस बनाया, यहाँ एडवर्टीजमेंट, वहाँ एडवर्टीजमेंट, बंदा अंडर राइटर अरेंज किया, एजेंट से बात करी, मिडलमैन को बनाया। तो ऐसे करके इन्होंने इशू कर दिया अपने शेयर्स, ठीक है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इसके शेयर्स खरीदे,
ये बात हो रही है 2010 की। कब की बात हो रही है? 2010 की बात हो रही है। दोबारा से सुनिए क्या हुआ यहाँ पे। यहाँ ये हुआ कि डिलक्स करके एक कंपनी है जो सोच रही है कि एक्सपैंड करते हैं, और एक्सपेंशन के नाम पे उनको पैसा चाहिए, अब कैपिटल चाहिए। अभी तक वो बूटस्ट्रैपिंग मोड पे चल रहे थे, खुद के पैसे से ही कंपनी चला रहे थे। तो कैपिटल के लिए दे थॉट कि शेयर सबसे बढ़िया तरीका होगा, शेयर से हम पैसे इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने शेयर्स इशू करे मार्केट में। इन 4 लोगों ने शेयर्स ले भी लिए, मतलब इनकी तरह और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने शेयर्स ले लिए। ये बात है 2010 की। ओके, अब 2018 में चलो मैं यहाँ पे नहीं ड्रॉ करती, अगली स्लाइड पे ले जाती हूँ तो यहाँ पे खिचड़ी बच जाएगी। 2017 में, पहले 2017 में वो जो लोग थे ना जिन्होंने शेयर्स लिए थे, उनमें से फर्स्ट से एक का नाम था ए। ठीक है, फर्स्ट से एक का नाम था ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। तो ए के घर में थी शादी, उसे चाहिए थे पैसे क्योंकि शादी में बहुत पैसे खर्च होते हैं। तो उसने सोचा कि मेरे पास तो शेयर्स पड़े हैं डिलक्स कंपनी के, आजकल उसके रेट्स भी अच्छे चल रहे हैं, लेट मी सेल दो शेयर्स। वहीं पे 2018 में बी के पेरेंट्स बीमार हो गए। ठीक है, तो इसने भी सोचा कि बीमारी में बहुत पैसा खर्च हो रहा है, शेयर्स बेच के मैं पैसे का अरेंजमेंट कर लेता हूं। 2019 में सी को खुद का बिजनेस स्टार्ट करना था, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना था। तो उसने सोचा कि पैसे कहाँ से आएंगे, तो उसको याद आया कि उसके पास भी तो शेयर्स हैं, तो वो शेयर्स बेच के मैं पैसे कमा लूँगा। आई नो मेरी हैंडराइटिंग बहुत ही गंदी है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में प्लीज़ रिमाइंड मत कराइएगा। ठीक है, फिर हम मानते हैं कि नेक्स्ट ये हुआ कि 2020 में डी ने सोचा कि मेरे को कहीं और बेटर इन्वेस्टमेंट मिल रही है, किसी और कंपनी में बेटर इन्वेस्टमेंट मिल रही है, मुझे इस कंपनी से ज़्यादा प्रॉफिट हो नहीं पा रहा है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, तो मैं इसके शेयर्स बेच के कहीं और चला जाता हूँ। दोबारा से आ जाइए स्टोरी के स्टार्टिंग में। एक कंपनी है, ग्रोथ के बारे में सोच रही है, एक्सपेंशन के बारे में सोच रही है। उसने सोचा है कि कैपिटल में इन्वेस्ट, मतलब कैपिटल चाहिए, तो लोगों से शेयर्स, मतलब लोगों को शेयर्स बेचता हूँ, वहाँ से मुझे कैपिटल मिल जाएगी। शेयर्स इशू किए इसने, और ये 3-4 लोग थे जिन्होंने सबसे पहले शेयर्स खरीदे। ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले शेयर्स खरीदे, ABCD। ठीक है, तब हुआ ये कि 2010 की बात है ये। वहीं पे 2018 में 17 में क्या हुआ, ए के घर में थी शादी, उसको चाहिए थे पैसे, तो उसने सोचा कि शेयर्स बेच के मैं पैसे इकट्ठे कर लेता हूँ। 2018 में बी के घर में उसके पेरेंट्स बीमार हो गए, बहुत सारा खर्चा हो गया हॉस्पिटल का, तो उसको समझ में आया कि शेयर्स बेच के मैं उस खर्चे से अपनी जान छुड़वा सकता हूँ। 2019 में सी ने सोचा मुझे खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो इसने बोला कि मैं यहाँ पैसे कहाँ से जुगाड़ूँ, तो शेयर्स बेच के पैसे जुगाड़ लेता हूँ। और 2020 में डी ने इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचा कि मुझे कहीं और बेटर डील मिल रही है, तो लेट्स इन्वेस्ट समवेयर एल्स। ठीक है, तो इस वजह से उसने शेयर्स यहाँ वाले बेच के अपने पैसे निकाल लिए। अब देखिए 2 चीज़ है यहाँ पे। पहली चीज़ ये है कि जब इस कंपनी डिलक्स ने सोचा एक्सपेंशन के बारे में और शेयर्स इशू करने के बारे में, तो भाई अब ये शेयर्स बेचेंगे कहाँ, सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है, ये शेयर्स बेचेंगे कहाँ, क्योंकि भाई ये घर घर तो जा नहीं सकते, यूं थोड़ी ना होगा, घर घर तो जा नहीं सकते ना, ये थोड़ी ना होगा कि अपने शेयर्स उठा के, अरे मैडम आपको शेयर्स परचेज करने के, नॉक नॉक मैडम आपको शेयर्स परचेज करने के, नॉक नॉक सर आपको शेयर्स परचेज करने के, ऐसा तो नहीं कर सकते। दे विल बी नीडिंग अ मार्केट ना टू सेल देयर शेयर्स, राइट।
हर एक प्रोडक्ट को जब हमें बेचना होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को जब हमें बेचना होता है, तो उसके लिए हमें एक मार्केट की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। सो यहाँ पे दे विल बी नीडिंग अ मार्केट जहाँ पे वो इन लोगों तक पहुंच सके, जिसके थ्रू वो इन लोगों तक पहुंच सके। तो इशू किया होगा तो किसी मार्केट में इशू किया होगा, अंडरस्टूड। अब वहीं पे जब ये लोग सोच रहे हैं कि हमें अपने शेयर्स जो कि हमने डिलक्स कंपनी से खरीदे थे बेचने हैं, तो अगेन इन सबको भी मार्केट की आवश्यकता होगी। यहां आइए, अब दो तरह के मार्केट है। एक मार्केट जहां पे कंपनी अपने शेयर्स फर्स्ट टाइम इशू करने के बाद बेच रही है। डिलक्स कंपनी ने जब ABCD को अपना शेयर होल्डर बनाया था तो वो कौन से मार्केट में उन्होंने बेचा था, एक वो वाला मार्केट हो गया। और दूसरा मार्केट हुआ हमारा वो जहां पे ABCD ने अपने शेयर्स को बेचा। पर क्या ये शेयर्स फर्स्ट टाइम थे? क्या ये शेयर्स इन्होंने इशू किए थे? आंसर है नहीं, ये थे सेकंड हैंड शेयर्स। कहने का मतलब है ये यूज शेयर थे, इन्होंने पहले खरीद लिए थे। वो होता है ना OLX, काइंड ऑफ OLX वाला मार्केट है ये, क्योंकि ऑलरेडी तुमने शेयर्स मार्केट से मतलब कंपनी से डायरेक्टली खरीदे, नाउ यू आर सेलिंग इट टू समवन एल्स। पहले यू बॉट इट फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ, कंपनी से तुमने खरीदे, और उसके बाद अब तुम इसे कहीं और बेचना चाह रहे हो। तो दो मार्केट कौन कौन से होंगे? एक वो जिसके थ्रू कंपनी ने इंसान को बेचा, और एक वो जिसके थ्रू इंसान ने दूसरे इंसान को बेचा। मेरा ये वाला सेंटेंस थोड़ा सा ध्यान से सुनना। व्हाट आई एम सेइंग इज, कंपनी ने शेयर्स बेचे एक इंसान को जिसको उसने अपना शेयर होल्डर बनाया। तो ये कंपनी जब शेयर्स बेच रही है तो एक मार्केट के थ्रू बेचेगी, ऐसे तो शेयर्स बेचना पॉसिबल नहीं है ना, एक मार्केट के थ्रू बेचना पड़ेगा। तो एक मार्केट हो गया वो। दूसरा मार्केट हो गया वो जिसमें ये इंसान जो है ये आगे शेयर सप्लाई कर रहा है किसी और बंदे को, क्योंकि वो खुद उस शेयर से मतलब छुड़वाना चाहता है अपनी जान। तो ये भी एक मार्केट के थ्रू बेचेगा। तो ये हो गया मार्केट नंबर 2। अब जहां पे फर्स्ट हैंड सिक्योरिटीज बेची जाती हैं उसे हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। मतलब एक ऐसा मार्केट जहां पे प्राइमरली कोई भी सिक्योरिटी आई है, लेकिन वहीं पे ऑलरेडी होल्ड सिक्योरिटीज को तुम बेचना चाहते हो, तो तुम्हें ऐसे मार्केट में जाना पड़ेगा जो कि सेकेंडरी सिक्योरिटीज में डील करती है। दैट्स व्हाई दिस मार्केट विल बी कॉल्ड एज सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, वो मार्केट जहां पे इन लोगों ने बेचा है सामान, क्योंकि वो ऑलरेडी ये शेयर्स अपने आप नाम पे पहले होल्ड कर चुके थे, तो अब वो सेकेंड हैंड शेयर्स कहलाए जाएंगे, तो वो मार्केट कहलाया जाएगा सेकेंडरी मार्केट। बट वहीं पे कंपनी ने डायरेक्टली जिस मार्केट के थ्रू ABCD को बेचा है वो क्या कहलाया जाएगा? वो कहलाया जाएगा प्राइमरी मार्केट। सो ये डिफरेंस होता है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में। अच्छा, थोड़ा सा अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो तुम लोग, ठीक है। एक और चीज़ है, जिस प्रकार से मैं यहाँ पे आपको डायग्राम्स बना के दिखा रही हूँ, आप लोग भी अपने फाइनल एग्जाम में ऐसे डायग्राम्स बना सकते हैं, शर्ते आप ऐसे उसे कलरफुल मत बनाइएगा। यहाँ पे तो मैं आपको थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए कलरफुल बना देती हूँ, क्योंकि मेरी राइटिंग भी गंदी है ना, तो कलर्स दिखाने से वो राइटिंग कहीं ना कहीं थोड़ा सा छुप जाती है। बट आप लोगों के पास ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, यू जस्ट हैव टू यूज़ ब्लैक और ब्लू पेन ओनली, और कई बार तो ब्लैक पेन भी अलाउड नहीं होता, ठीक है। तो ब्लू पेन से या पेंसिल की मदद से जितना आप क्रिएटिविटी कर पाए उतना करना। बहुत ज़्यादा डायग्राम्स को परफेक्ट बनाने के बारे में मत सोचना, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्सेप्ट जितना रिक्वायर्ड लगे उतना डायग्राम बना देना। ओके, चलिए अब देखते हैं हम स्लाइड्स में पहले प्राइमरी मार्केट लिखा है, फिर लिखा है सेकेंडरी मार्केट, और दोनों के डिफरेंसेस जितने भी हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है। फर्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। देखिए, प्राइमरी मार्केट जो होता है उसमें न्यू सिक्योरिटीज में डील किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया, कंपनी अगर शेयर्स इशू कर रही है दैट मीन्स वो न्यू सिक्योरिटीज है, वो अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं थी, वो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस में आई हैं, तो वो प्राइमरी मार्केट में जाएंगी। बट
एक बार वो शेयर होल्डर्स के हाथ में चली गई तो उनमें फर्स्ट हैंड वाला मजा कहाँ होगा, वो बन जाएंगी सेकेंड हैंड और वो OLX पे बिकेंगी। दैट इज हमारी सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को आप हमारा OLX भी बोल सकते हैं। और प्राइमरी मार्केट को, क्योंकि मुझे मिंत्रा सबसे ज्यादा पसंद है इसलिए मिंत्रा बोलेंगे, ठीक है। मुझे अब लगता है मुझे मिंत्रा पे ना इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए, इतनी मैं इनकी प्रमोशन कर देती हूँ। इशूड बाय, प्राइमरी मार्केट में जो सिक्योरिटीज होती है वो डायरेक्टली किसके द्वारा इशू की जाती हैं? अभी तो मैंने आपको बताया डिलक्स कंपनी द्वारा इशू की जाती है, मतलब किसी कंपनी द्वारा डायरेक्टली इशू की जाती है। सो कंपनीज इसे डायरेक्टली इशू करता है। वहीं पे सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो सिक्योरिटीज आर ट्रांसफर्ड बिटवीन इन्वेस्टर्स ओनली। अब ABCD तीनों ही चारों ही कौन थे? इन्वेस्टर्स थे, जिन्होंने कंपनी में डायरेक्टली शेयर्स परचेज कर लिए थे। अब ABCD चारों ही अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं। जो नए लोग शेयर्स खरीदेंगे वो भी तो क्या कहलाए जाएंगे? इन्वेस्टर्स ही कहलाए जाएंगे ना। शेयर्स खरीदने के बाद वो भी तो क्या बनेंगे? शेयर होल्डर्स ही बनेंगे ना। तो इन्वेस्टर्स के बीच में जब डीलिंग होती है वो सेकेंडरी मार्केट का ट्रांजैक्शन कंसिडर किया जाता है। कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें तो ये बोलते हैं प्राइमरी मार्केट कंट्रीब्यूट्स डायरेक्टली फॉर द कैपिटल फॉर्मेशन एज फंड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सरप्लस यूनिट्स टू द डेफिशिएंट यूनिट्स। यहाँ पे प्राइमरी मार्केट डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि सरप्लस यूनिट से जो फंड्स होते हैं वो ट्रांसफर किए जाते हैं डेफिसिट यूनिट्स में, मतलब जिन यूनिट्स में ज़्यादा फंड्स होते हैं उनसे ट्रांसफर किए जाते हैं ऐसी यूनिट्स के पास जिनके पास फंड्स की कमी होती है। सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो ये बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट कॉन्ट्रीब्यूट्स इनडायरेक्टली फॉर कैपिटल फॉर्मेशन एज फंड्स आर एक्सचेंज बिटवीन सरप्लस यूनिट्स ओनली। यहाँ पे ये बोलते हैं कि सेकेंडरी मार्केट, अच्छा ये ऐसा क्यों बोला हुआ है सरप्लस यूनिट्स टू डेफिसिट यूनिट्स? क्योंकि जो इंसान है जिसके पास पैसे हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स के पास पैसे हैं, वो किसको दे रहे हैं? वो कंपनी को पैसे दे रहे हैं, क्योंकि कंपनी के पास पैसे नहीं है। तो सरप्लस यूनिट हो गए हमारे इन्वेस्टर्स जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, और डेफिसिट यूनिट हो गई हमारी कंपनी जिनके पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो ऐसे मूव कर रहे हैं। बट यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है वो सरप्लस और सरप्लस के बीच में ही हो रही है। ऐसे इन्वेस्टर्स जो ऑलरेडी शेयर्स लेके बैठे हुए हैं उनसे पैसे, मतलब उनसे सिक्योरिटीज मूव कर रही हैं ऐसे इन्वेस्टर्स के पास जिनके पास पैसे तो हैं लेकिन सिक्योरिटीज वो लेना चाह रहे हैं और डायरेक्टली कंपनी से परचेज नहीं कर पाए थे। तो सरप्लस यूनिट से ही सरप्लस यूनिट के पास जा रही है। एंट्री की बात करें, ऑल कंपनीज एंटर द प्राइमरी मार्केट टू रेज कैपिटल फॉर देयर ऑपरेशन। सारी कंपनीज जिनको भी सिक्योरिटीज मार्केट में जाना होता है, जिनको भी अपनी कैपिटल के लिए पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, वो प्राइमरी मार्केट में जाती हैं। लेकिन जब सेकेंडरी मार्केट की बात करते हैं तो जो सिर्फ लिस्टेड कंपनीज होती है ना, वही जाती हैं हमारे सिक्योरिटीज मार्केट की तरफ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है जियोग्राफिकल लोकेशन। प्राइमरी मार्केट का कोई भी फिक्स्ड जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं है। सारे इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स इसका प्राइमरी मार्केट को मिलके कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अलग से कोई ऐसा बॉडी नहीं बना हुआ, अलग से ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं बनी हुई है प्राइमरी मार्केट के लिए, कोई एक जियोग्राफिकल लोकेशन सेट नहीं है। बट वहीं पे अगर बात करें सेकेंडरी मार्केट की तो दे से देयर इज अ फिक्स्ड जियोग्राफिकल एरिया एंड वर्किंग एरियाज। यहाँ पे फिक्स्ड एरियाज होते हैं, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में यूजुअली स्टॉक एक्सचेंजेस आते हैं तो उनके तो फिजिकल एरियाज, जियोग्राफिकल एरियाज फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। प्राइस की बात करें, प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज आर फिक्स्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। शेयर का प्राइस कौन डिसाइड करता है प्राइमरी मार्केट में? कहाँ से इशू हो रही है? कंपनी से इशू हो रही है। तो पैसा कौन डिसाइड करेगा कितना लेंगे हम शेयर्स के बदले में? कंपनी डिसाइड करेगी, कंपनी की मैनेजमेंट डिसाइड करेगी। लेकिन यहाँ पे क्या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर पैसा डिसाइड करते हैं कि कितने में बेचूंगा? नो, द डिमांड एंड सप्लाई मार्केट फैक्टर्स जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि भैया कितने में जाएगा। जैसे OLX पे हम एक प्राइस कोट कर देते हैं, बट क्या उतना प्राइस हमें हर बार मिल जाता है? नहीं, हमें नेगोशिएट करना पड़ता है सामने वाले के साथ। सामने वाला हमसे पूछता है कि भैया थोड़ा बहुत उधर नीचे होगा। अब फिर हम देखते हैं कि यार इसके अलावा और कोई ग्राहक तो आ ही नहीं रहा है, तो लेट्स जस्ट सेल इट टू दिस पर्सन। मैंने OLX पे 2-3 चीज़ें बेची हैं। एक बार मैंने बेची थी अपनी साइकिल, ठीक है। तो मेरे को वहाँ से एक्सपीरियंस है कि मेरी 10-15 लोगों से बात हुई थी और फाइनली एक के साथ डील हमारी क्लोज हो पाई थी। फिर उसके बाद मैंने एक बार हमारे ऑफिस में छोटू सा रेफ्रिजरेटर था वो बेचा था, ठीक है।
और एक बार मैंने बेचे थे, मतलब शौक में आके मैंने डंबल्स खरीद लिए थे, यूज़ तो होते नहीं थे, घर पे पड़े रहते थे, तो मैंने वो भी उसके थ्रू बेचे थे। तो 3 चीज़ें OLX में डील करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि जो प्राइस मैं कोट करती थी उतने में तो कभी वो प्रोडक्ट गया ही नहीं था। हमेशा सामने वाला इंसान अपना प्राइस कोट करता था, फिर मैं देखती थी कि मेरे पास कितने लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है। लाइक रेफ्रिजरेटर के केस में मेरे पास डिमांड बहुत ज़्यादा लोगों की आती थी, मतलब पीपल वर रेडी टू बाय इट ऐसे। और जब बहुत लोगों की डिमांड आती है तो आप अपने प्राइस पे थोड़े से एडमेंट हो जाते हो। मैंने थोड़ा सा ही डिस्काउंट दिया था, उसमें ज़्यादा नहीं दिया था, बट जो प्राइस मुझे मिला था आई वॉज हैप्पी विद दैट, आई वॉज सेटिस्फाइड विद दैट। बट वही बात करो डम्बल्स की, तो डम्बल्स में मुझे अच्छा प्राइस नहीं मिल पा रहा था, तो उस वजह से मेरे को थोड़े कम दाम में वो बेचना पड़ा, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा लोग आ नहीं रहे थे वो चीज़ खरीदने के लिए। सेम गोज़ फॉर माई गिटार। मैंने गिटार भी एक बार लिस्ट किया था, बट आई डेंट सेल इट बिकॉज आई डेंट गेट प्रॉपर अमाउंट। पीपल यूज टू से कि इतना तो हमें नया मिल जाएगा, और वो थोड़ा पुराना था तो थोड़ा एक्सपेंसिव था, तो आज की डेट में प्राइस मैच नहीं हो पाया। तो वही चीज़ होती है कि आपको डिमांड और सप्लाई देखनी पड़ती है, उसी के बेसिस पे आप प्राइस तय कर पाते हो। ऐसे नहीं आप अपनी मन मर्जी के अकॉर्डिंग प्राइस पे बेच दोगे, क्योंकि अगर डिमांड नहीं होगी तो भैया तुम्हें थोड़ा तो नीचे झुकना ही पड़ेगा। ये तो हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, जितना कंपटीशन स्ट्रांग होता है उतना आपको प्राइस थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है, राइट। बस वही चीज़ है। सो प्राइजेस क्या हैं, यहाँ पे फिक्स किए जाते हैं डिमांड और सप्लाई द्वारा, और यहाँ पे कंपनी द्वारा फिक्स किए जाते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा एक और डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वाले पे चलेंगे। ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, 6 डिफरेंसेस हैं आई गेस। पहले 4 आपके सामने हैं, और उसके बाद बाकी 2 यहाँ पे हैं। फटाफट लीजिए इनका स्क्रीनशॉट। चले फिर हम हमारे नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन पे। ये है इंट्रा डे ट्रेडिंग और इंटर डे ट्रेडिंग, ठीक है। और देख लेते हैं इसके बाद और कितने बचे हैं। सेलिंग एंड मार्केटिंग, ओके, हैं अभी कुछ हैं और। तो पहले इंट्रा डे और इंटर डे को सीख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। चलिए यहाँ आ जाइए, डिलीट करें इसको। ओके, चलो इंटर डे और इंट्रा डे समझने के लिए हम लेते हैं एग्जाम्पल, और इस मतलब 2 एग्जाम्पल लेंगे। एक में तो होगी आपकी पायल मैम, और दूसरे में कोई और होगा, और कोई और का नाम क्या लें हम। ओके, कल मैं एक सीरियल देख रही थी, उसमें एक नया नाम मुझे दिखा, तो हम वही नाम ले लेते हैं, सैंडी, ठीक है। सो पायल मैम ने सोचा कि चलो अब तो हम शेयर ट्रेडिंग से पैसे कमाएंगे, तो शेयर्स में ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। ये फैसला पायल मैम ने लिया एक दिन, फॉर से लेट्स टेक 17th तारीख को पायल मैम ने ये डिसीजन लिया कि मुझे शेयर्स में इन्वेस्ट करना है। बैठ गई सुबह 9 बजे स्क्रीन के सामने, सुबह 9 बजे स्क्रीन के सामने बैठ गए। पूरे दिन में 4 शेयर्स खरीदे, और 3 बजने से पहले वो चारों शेयर्स बेच भी दिए। 3 बजने से पहले वो चारों शेयर्स बेच भी दिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सैंडी वाले सिनेरियो पे। सैंडी जी ने क्या किया, इन्होंने भी सोचा शेयर्स खरीदते हैं, लेकिन इनका मेन गोल थोड़ा सा छोटा सा प्रॉफिट बनाने का नहीं था, इनका मेन गोल था वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का। तो इन्होंने बोला चलो, इन्होंने भी पायल की तरह 17 को ही शेयर्स खरीदे, ठीक है, 17 को ही शेयर्स खरीदे, लेकिन इस गोल के साथ खरीदे कि इसको मैं सालों साल अपने पास रखूंगा, अपने बच्चों को दूंगा, और वो फिर कहीं जाके उसे वो करेंगे, मतलब वापस बेचेंगे और पैसे कमाएंगे। पर 3 साल बाद इनको रियलाइज हुआ कि नहीं यार, मेरे को बेच देना चाहिए। ठीक है, दोबारा से देख लो, पूरा एग्जाम्पल रिपीट कर रही हूँ, पायल मैम वाला सिनेरियो पहले रिपीट कर रही हूँ। पायल मैम ने सोचा चलो शेयर से थोड़ा पैसा कमाया जाए टेम्परेरी उसमें, तो 17 जनवरी को उन्होंने क्या किया, शेयर मार्केट खोला सुबह सुबह 9 बजे उठ के, और 4 शेयर्स परचेज करके 3 बजे से पहले वो चारों शेयर्स बेच के 5,000 रुपये का डिस्काउंट कमा लिया, मतलब 5,000 रुपये का फ़ायदा कमा लिया बेसिकली आई शुड से। ठीक है, कैसे, जो शेयर्स खरीदे थे
वो जो जिस दाम पे खरीदे थे उससे ज़्यादा दाम पे बेच दिए मार्केट बंद होने से पहले, उसी दिन का, उसी दिन खरीदे, उसी दिन मार्केट क्लोज होने से पहले। 3 बजे क्यों लिखा है? 3 सवा 3 के करीब मार्केट बंद हो जाता है, 9 बजे मार्केट खुलता है, तो 3 सवा 3 के करीब तक वो अपने सारे शेयर्स वापस बेच चुकी थी और 5,000 रुपए का प्रॉफिट कमा चुके थे। वहीं पे सैंडी जी ने क्या किया, इन्होंने शेयर्स खरीदे, 17 को खरीदे, लेकिन इस इंटेंशन से खरीदे कि मैं इन्हें अभी बेचूंगा नहीं, मैं इन्हें बेचूंगा जब मुझे बहुत अच्छा दाम मिलेगा। तो खरीद के रख लिए इन्होंने अपने पास। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच इन्होंने जो क्योंकि बेचे नहीं, तो आफ्टर 3 ईयर्स अगर ये बेच रहे होंगे तो ये एक ट्रांजैक्शन हो जाएगी, उसके बाद वो जितना मर्जी प्रॉफिट कमाए। अब यहाँ हमें जो समझना है वो है इसमें इंटरडे कौन है और इंट्राडे कौन सा है, इंटरडे कौन सा है और इंट्राडे कौन सा है। तो देखिए, क्योंकि पायल जी ने मार्केट शुरू होने के बाद और मार्केट खत्म होने के पहले, मार्केट शुरू होने के बाद और मार्केट खत्म होने से पहले बीच में ही अपनी पूरी ट्रांजैक्शन कर ली, बीच में ही अपनी पूरी ट्रांजैक्शन कर ली। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इनका जो ट्रांजैक्शन है वो कहलाया जाएगा इंट्राडे। बोले तो एक दिन के अंदर अंदर खत्म होने वाला। वहीं पे सैंडी जी ने क्योंकि शेयर्स खरीदे और 3 साल तक उसे अपने पास रखा, तो इनका जो ट्रांजैक्शन है वो कहलाया जाएगा इंटरडे। इंट्रा का मतलब क्या होता है? विदिन 1 डे आपने खरीदा और बेच दिया, तो वो पायल जी ने किया है। इंटर का मतलब ये होता है 2 दिनों के बीच में। सो यहाँ पे क्योंकि उन्होंने सेम डे परचेज करके सेम डे सेल नहीं किया, तो ये इंटर डे कहलाया जाएगा। अंडरस्टूड? सो मैं यहाँ पे इंट्राडे कर रही हूँ, सैंडी जी यहाँ पे इंटरडे कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे आ जाइए। इंट्राडे में दे राइट, इंट्राडे मीन्स within the day, and as the name suggests, the time horizon for this trading strategy lasts within the business hours of a single day. Here, intraday trading, one takes a position in stock, futures or currency after the market opens and closes the position before the market closing hours on the same day. मार्केट खुलता है उसी टाइम आप परचेज कर लेते हैं और मार्केट खत्म होने के पहले पहले आप उसे बेच भी देते हैं। फॉर दिस रीजन इट इज कॉमनली रेफर्ड टू एज डे ट्रेडिंग। इसे दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में डे ट्रेडिंग भी बोलते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग बात सेम ही है। वहीं पे इंटरडे ट्रेडिंग में जैसे इंटरडे ट्रेडिंग ऑन द अदर हैंड हैज अ लॉन्गर ट्रेडिंग टाइम horizon wherein the trading position is kept open for at least through the close of markets and overnight. At least मतलब इतना मान के चलो कि चलो नहीं मानते हम सैंडी जी की तरह कि 3 साल रखा है, लेकिन एक दिन भी अपने पास रख लिया तो भी वो इंटरडे में काउंट होगा। आज खरीदा 2 दिन बाद बेचा, इंटरडे काउंट होगा। The usual practice followed under intraday trading is that the trader takes a position in the security with the expectation of holding it over several days. यहाँ पे जो expectation होती है वो ये होती है कि भैया आज खरीदा है तो कुछ दिन तक तो अपने पास रखेंगे इसे। Thus, intraday traders can easily include फंडामेंटल एनालिसिस इनटू ट्रेड सिलेक्शन। इस चीज़ को छोड़ दीजिए अभी, बाकी का देख लीजिए। इंट्राडे, इंटरडे मतलब क्या हुआ? इंट्राडे विद इन डे, सुबह खरीदा, शाम को मार्केट बंद होने से पहले पहले बेच दिया। लेकिन इंटरडे में बोलते हैं आज खरीदा तो एटलीस्ट 2-3 दिन तो तुम अपने पास उसे रखने ही वाले हो। अंडरस्टूड? वैसे जो लैंग्वेज लिखी है मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं हूँ इस लैंग्वेज से, आप चाहें तो अपने खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हैं। एंड विद दैट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स नहीं है, एक ही पॉइंट से एक्सप्लेन किया हुआ, तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन का, तो मैं प्रेफर करूँगी आप पहले डायग्राम बना के इन्हें एक्सप्लेन करें कॉन्सेप्ट और उसके बाद ये वाला पॉइंट लिखें, ठीक है। अगर एक्सप्लेनेशन से पहले अगर आपने डायग्राम नहीं ड्रॉ किया और ऐसी एक्सप्लेनेशन लिखी तो देयर इज़ अ चांस कि थोड़ा सा सामने वाला समझे कि आपके पास कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए फटाफट। और इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट उस पर, दैट इज सेलिंग एंड मार्केटिंग। ओके,
अब यहाँ हम पढ़ेंगे सेलिंग और मार्केटिंग का डिफरेंस। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये नया चैप्टर शुरू हुआ है, मार्केटिंग चैप्टर 11, और इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो यही है, सेलिंग और मार्केटिंग का क्या डिफरेंस है। इवन फॉर दैट मैटर कभी कभी एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, और कभी कभी और भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, मतलब केस स्टडीज पूछ लेंगे, कुछ भी ऐसा पूछ लेंगे। तो ये वाले दोनों टॉपिक्स आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए, इसलिए मैं इसको समझाऊंगी आपको एक एग्जाम्पल की मदद से। तो इसके लिए यहाँ आ जाइए। ओके, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ पायल मैम फिर से, ठीक है। अब पायल मैम है, पायल मैम ने सोचा चलो बहुत परेशान हो गई हूँ मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ाते पढ़ाते, लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस नाउ। अब वक्त आ गया है कि जो आज तक थियोरेटिकली समझाया है उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी करके दिखाया जाए, ठीक है। तो इन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचा। क्या सोचा, मतलब अपने आसपास देखा, चीज़ें एनालाइज की, तो शी लर्न वन थिंग कि प्लास्टिक जो है ना वो इनके एरिया में भर भर के मिल सकता है, आसानी से मिल सकता है। तो पायल मैम ने क्या किया, ऐसे कुछ प्लास्टिक की बॉटल्स बनाना शुरू कर दिया, ऐसी कुछ प्लास्टिक की बॉटल्स बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। ऐसी कुछ है ना ये, ओके, थोड़ा सा बांगा टेढ़ा हो गया बट देख लीजिएगा। सो प्लास्टिक की बॉटल्स बनाना शुरू किया। अब निकल गई पायल मैम इसे मार्केट में बेचने के लिए। देन शी लर्न मार्केट में इस पर्टिकुलर टाइप की बॉटल की एज सच डिमांड नहीं है, ठीक है, एज सच डिमांड नहीं है। तो पायल मैम ने इसके साथ ऑफर रखना स्टार्ट कर दिया कि एक बॉटल के साथ एक बॉटल फ्री, 1 पे 1 फ्री, या फिर फॉर से एक बॉटल के साथ एक टेट्रा पैक फ्री फ्रूटी का, या बॉटल में जूस फिल्ड मिलेगा, या 70% डिस्काउंट पे बिक रही है बॉटल, ऐसा कुछ भी, या फिर फ्री कूपन्स, फ्री कूपन साथ में मिल रहे हैं, ओके। क्या हुआ, पायल मैम ने सोचा नया नया ताज़ा ताज़ा बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में। शी वॉज फेड अप विद द टीचिंग थिंग। शी वॉज लाइक कि चलो अब बिजनेस स्टडीज पढ़ाने का समय गया, अब बिजनेस को एक्चुअली एग्जिस्टेंस में लाने का समय आ गया। अब ताज़ा ताज़ा खून था बिजनेस को लेके, तो थोड़ा सा क्या किया, प्लास्टिक का बिजनेस सोचा कि हाँ थोड़ा सा अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग भी सही है, रीज़न बीइंग आसपास मिल जाती है सारी चीज़ें, वैसे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बोल रही, वैसे बोल रही हूँ, ठीक है। और आसपास मिल जाती है चीज़ें, प्लास्टिक भी सस्ता मिल रहा है, लेबर भी सस्ती मिल रही है, लेट्स जस्ट मेक प्लास्टिक बॉटल्स। जब बॉटल्स बनाई तो समझ में आया डिमांड इतनी है नहीं इस चीज़ की, तो अलग अलग ऑप्शंस लगा के इसको बेचने की कोशिश की, अग्रेसिव वाली प्रमोशन की, सारे इन्फ्लुएंसर्स को अपनी बॉटल भिजवा दी, कस्टमाइज करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया, 100 चीज़ें कराए और अल्टीमेटली बेच दिया। दिस इज वन एग्जाम्पल, ओके। चलिए लेट्स मूव टू द अदर एग्जाम्पल। अगेन यहाँ पे पायल मैम है, लेकिन जो बॉटल्स का, पिछले बॉटल्स का स्टॉक, जो पिछले एग्जाम्पल में बॉटल्स थी उसका स्टॉक खत्म होने के बाद शी लर्न वन थिंग कि मुझे ना वो चीज़ नहीं प्रोड्यूस करनी चाहिए जो मेरा मन है प्रोड्यूस करने का, मुझे वो चीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए जो लोगों की नीड है। तो अब पायल मैम ने शुरुआत कहाँ से की, ये गई मार्केट में। मार्केट में जाके इन्होंने बढ़िया तरीके से रिसर्च की, बढ़िया तरीके से क्या की, रिसर्च की कि लोगों को एग्जैक्टली किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ की नीड है। नीड समझी लोगों की, लोगों की नीड समझने के बाद इन्होंने एक बॉटल बनाई कुछ इस प्रकार की, जिसमें लगा था मेटल, जिसमें लगा था मेटल, ठीक है, जो ठंडी में चीज को ठंड, मतलब जो ठंडी चीज को ठंडा रखते थे, गर्म चीज को गर्म रखते थे। इसको पता है मार्केट में ठंडी गर्म बॉटल बोलते हैं। लास्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू द शॉप,
खरीदने के लिए, तो वे एक दूसरे को जब बोल रहे थे ना कौन सी बॉटल उठा के आनी, तो वो बोल रहे ठंडी गर्म बॉटल उठाया। क्यों बोल रहे थे ऐसा? क्योंकि ठंडी चीज़ को ये ठंडा रखता है, अगर इसमें ठंडा पानी फिल रखोगे तो ये ठंडा पड़ा रहेगा पूरे 24 आवर्स तक, और गर्म पानी रखोगे तो 24 आवर्स तक गर्म पानी बना रहेगा। ठीक है, तो मार्केट में रिसर्च की और नीड समझ में आए लोगों की कि उनको ऐसी बॉटल चाहिए जो उनके लिए एक तो हजार्डस ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली प्लास्टिक बॉटल तो अच्छी नहीं होती है सेहत के लिए। आपने सुना भी होगा आजकल लोग प्लास्टिक बॉटल से पानी पीना वैसे भी प्रेफर नहीं करते। देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइंड, कभी भी हम वीसी वगैरह कर रहे होते हैं ना और मैं प्लास्टिक की बॉटल से कभी पानी पी रही हूँ, वो हमेशा मुझे चिल्लाता है, बोलते क्या है ये प्लास्टिक की बॉटल से क्यों पीती है, कितनी बार मना किया है, क्योंकि मतलब वो खुद कांच की बॉटल से या फिर किसी मतलब ऐसे मेटल वाली बॉटल से पानी पीता है। तो कहना मतलब बिल्कुल सही है, क्योंकि प्लास्टिक मतलब शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो यहाँ मैंने लोगों की नीड समझी कि आज की डेट में लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं अपनी हेल्थ को लेके। ठीक है, अब हेल्थ को लेके अवेयर हो गए तो वो ऑब्वियसली वही चीज़ लेना चाहेंगे, वही चीज़ कंज्यूम करना चाहेंगे जो उनके बॉडी के लिए, उनकी हेल्थ के लिए हज़ारस नहीं हो। तो ये नीड समझ में आई, फिर मैंने क्या किया, इन्हीं बॉटल्स का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैं इनको बेचने के लिए गई। फिर कुछ लोगों की मेरे पास कुछ कंप्लेंट्स आने लगी कि ढक्कन प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता, ये होता है वो होता है। मैंने उन सारी कंप्लेंट्स को एंटरटेन किया और उनको न्यू फिक्स करके बॉटल्स दी। ठीक है, थोड़ा सा आई नो मैंने एग्जाम्पल को खींच दिया है, लेकिन देयर इज़ अ रीज़न मैंने क्यों खींचा है उसको। वापस आ जाओ पहले इस एग्जाम्पल पे। ये है थोड़ी नई ताज़ा एंटरप्रेन्योर बनी हुई पायल मैडम, जिनको ज़्यादा समझ नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया प्लास्टिक की बॉटल्स का, और बेचने गए तो वहाँ पे समझ में आया कि उन प्लास्टिक बॉटल्स की तो डिमांड एज सच है ही नहीं। एंड देन शी रियलाइज कि इसको बेचने के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा तामझाम करना पड़ेगा, प्रमोशनल स्कीम्स लगानी पड़ेंगी ताकि वो आराम से बेच सकें प्रोडक्ट को। वहीं पे यहाँ पे है थोड़ी सी एक्सपीरियंस पायल मैम। ये थोड़ा एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर है जो कि पहले मार्केट में गया, रिसर्च किया बढ़िया तरीके से कि लोगों की नीड क्या है। समझी लोगों की नीड है ये वाली प्लास्टिक बॉटल जो कि गर्म को गर्म रखती है, ठंडा को ठंडा रखती है, और मेटल की है, प्लास्टिक की तरह हजार्डस नहीं है। तो ये खरीदी, मतलब ये बेचना शुरू किया, मतलब ये बॉटल का प्रोडक्शन स्टार्ट किया, फिर उसको बेचा। कुछ कंप्लेंट्स आए तो उसको एंटरटेन करके फिक्स भी करके दिया। सो अब यहाँ पे ये जो दो अलग अलग तरह की बॉटल्स हैं वो हमें दो अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स दे रही है। ये वाली बॉटल का जो एग्जाम्पल था वो हमें सेलिंग के बारे में बता रहा है, वेरएस ये वाली बॉटल का जो एग्जाम्पल है वो हमें मार्केटिंग के बारे में बता रहा है। कैसे? ये वाली बॉटल के एग्जाम्पल में हमने अपने मन से ये पर्टिकुलर चीज़ चुनी कि भैया प्लास्टिक की बॉटल्स बनानी है। हमने एक बार भी ध्यान नहीं दिया कि लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या लोग इस प्लास्टिक की बॉटल से पानी पीना चाहते हैं कि नहीं पीना चाहते। हमने एक बार भी नहीं सोचा। हमें जो चीज़ ईजी लगी हमने उसका प्रोडक्शन कर दिया, बेचना शुरू कर दिया। तो ये कहलाया जाता है सेलिंग, व्हेन यू डू नॉट गिव ड्यू अटेंशन टू द नीड्स ऑफ पीपल, कि भाई लोगों को किस चीज़ की आवश्यकता है। वेरएस ये बॉटल का जो एग्जाम्पल था, इससे समझ में आता है मार्केटिंग की है हमने। मतलब पहले हमने जाके लोगों की नीड्स समझी है, उनको क्या चाहिए, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, और ऐसी चीज़ को बेचने के लिए फिर आपको ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगाने पड़ते, बिकॉज यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग विच इज़ नीडेड बाय द पीपल। और अगर लोगों को किसी चीज़ की नीड होती है तो वो ऑब्वियसली उस चीज़ को थोड़ा सा खरीदने से पहले सोचते नहीं है, मतलब पहले ही खरीद लेते, तो आपको प्रमोशनल एक्टिविटीज़ पे उतना ज़्यादा स्पेंड नहीं करना पड़ता। एंड एट द सेम टाइम एक और चीज़ समझो, यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल खींचा है कि भैया बेचने के बाद आप उसके बाद वाली कंप्लेंट्स या उसके बाद जो सर्विसेज दी जाती है उन्हें भी कर रहे हैं। दैट मीन्स मार्केटिंग सिर्फ बेचने पे ख़त्म नहीं होती है, मार्केटिंग चलती रहती है टू द एक्सटेंट कि भैया कभी कस्टमर खरीदने के बाद भी कोई प्रॉब्लम को फेस करता है तो उसको आफ्टर सेल्स सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, कस्टमर सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेंगे। तो मार्केटिंग की शुरुआत मार्केट रिसर्च से होती है। देखिए यहाँ पे आइए, जो सेलिंग है हमारी, सेलिंग की शुरुआत होती है प्रोडक्ट बनाने से और ये एंड होता है
प्रोडक्ट को सेल करने पे। सेलिंग की शुरुआत होती है प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से और वो खत्म हो जाती है सेल करने पे। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग, ये शुरू होता है मार्केट रिसर्च के साथ। उसमें प्रोडक्शन भी आती है, उसमें सेलिंग भी आती है, उसके बाद तक कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज तक ये चलता रहता है। मतलब ये प्रोडक्शन और सर्विस मतलब सेल के बीच में नहीं अटकता। एक्सक्यूज मी, ये जो हमारी यहाँ पे वो है ना, ये जो फेज है ये है सेलिंग। क्या समझे? मार्केटिंग स्टार्ट होती है मार्केट रिसर्च के साथ, लोगों की नीड समझने के साथ, और वो प्रोडक्शन में भी चलती रहती है, सेलिंग में भी चलती रहती है। उसके बाद वो खत्म होती है कस्टमर सपोर्ट सर्विस पे। तो इसमें जो ये एस्पेक्ट है प्रोडक्शन से सेल करने तक का, ये हमारा सेलिंग है। तो काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि सेलिंग मार्केटिंग का ही एक एलिमेंट है। सेलिंग मार्केटिंग का ही एक एलिमेंट है, बोल सकते हैं हम ऐसा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो लेना तो, और ये चीज़ तुम ड्रॉ भी कर सकते हो एज इट इज अपने पेपर में। बढ़िया इंप्रेस हो जाएगा तुम्हारा एग्जामिनर इस चीज़ से। अब यहाँ आ जाओ, एक और स्लाइड। ये हमारा अगर मार्केटिंग है ना, तो सेलिंग इसका एक छोटू सा एस्पेक्ट है। ये मार्केटिंग है तो सेलिंग एक एस्पेक्ट है, एक एलिमेंट है जो मार्केटिंग के अंदर होता है। तो हम इससे बोल सकते हैं कि सेलिंग हमारा नैरो स्कोप रखता है, वेयरएज मार्केटिंग हमारा ब्रॉड स्कोप रखता है। अंडरस्टूड? चलिए एक बार स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ मैं आपको, मतलब लेने का मौका दे देती हूँ। ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है। सी, बिजनेस स्टडीज में एग्जाम्पल्स की मदद से जितना समझाना चाहोगे आप कॉन्सेप्ट को, उतना ही ज़्यादा फायदेमंद होगा तुम लोगों के लिए, उतना ही ज़्यादा फायदेमंद होगा तुम लोगों के लिए। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, इसका, एंड देन दिस वन। डन? चलो वापस आ जाओ यहाँ पे। इस तरफ लिखा है सेलिंग, उस तरफ लिखा है मार्केटिंग। लेट्स सी क्या डिफरेंसेस दिए हुए हैं। फर्स्ट है फोकस और एम्फेसिस। सेलिंग फोकसेस ऑन द नीड ऑफ द सेलर। यहाँ पे सेलर की नीड पे डिपेंडेंट होती है चीजें। जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया, व्हाट आई वांटेड टू प्रोड्यूस, आई प्रोड्यूस दैट। तो यहाँ पे मेरी नीड ज्यादा इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए, सेलर की नीड ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इंसान के लिए। यहाँ ये बोलते हैं मार्केटिंग फोकसेस ऑन द नीड ऑफ कस्टमर्स। मार्केटिंग में हम कस्टमर की नीड्स को पहले अहमियत देते हैं, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। Then objective में they write, main objective of selling is to maximize the profit and sale. Main objective जो होता है वो selling का वो ये होता है कि भैया maximum to maximum profit कमाया जाए और maximum sale किया जाए, ठीक है, क्योंकि बेच के ही तो अपना profit margin आएगा। यहाँ जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि आपको प्रॉफिट तो अर्न करना ही करना है, लेकिन साथ में आपको कस्टमर की सेटिस्फैक्शन भी देखनी है। कस्टमर शुड बी सेटिस्फाइड। यहाँ के लिए ना, मार्केटिंग के लिए ना, कस्टमर भगवान होता है कि भाई कस्टमर सेटिस्फाइड हो, कस्टमर की नीड्स पूरी हो, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन हमारी अटमोस्ट प्रायोरिटी है, ऐसी चीज़ रहती है। जबकि सेलिंग में ये बोलते हैं मैं, माई सेल्फ, और वो जो भी तीसरा रहता है वैसा वाला डायलॉग, ठीक है। यहाँ पे ये खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है जो सेलर होता है। स्कोप की बात करें तो इसका लिमिटेड स्कोप है, क्योंकि इसमें सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है सम कंसिडरेशन के बदले में। जबकि मार्केटिंग का स्कोप बहुत ही ज़्यादा वाइड है। इसमें एक्टिविटीज़ आती हैं लाइक क्रिएशन ऑफ डिमांड, डिजाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द डिमांड, यूजिंग प्रमोशनल टेक्निक्स आफ्टर सेल सर्वे टू फाइंड आउट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मतलब बहुत सारे तामझाम आ जाते हैं। मैंने जैसे आपको बताया भी कि मार्केटिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसका अंदर सेलिंग एक छोटू सा एस्पेक्ट है। तो इसका ऑब्वियसली लिमिटेड स्कोप होगा, जबकि इसका बहुत ही ब्रॉड स्कोप होगा। चलिए नेक्स्ट है स्टार्ट एंड एंड। सेलिंग स्टार्ट्स आफ्टर प्रोडक्शन एंड एंड्स विद द सेल ऑफ प्रोडक्ट। जो सेलिंग होती है वो स्टार्ट होती है प्रोडक्शन से और एंड करती है सेल के साथ प्रोडक्ट के। मतलब आपने प्रोडक्शन किया है, वहाँ से शुरुआत हुई और सेल जब तक नहीं हुई तब तक वो सेलिंग वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। जैसे ही सेल हो गई, सेलिंग का कॉन्सेप्ट भी खत्म। मैंने आपको ड्रॉ करके भी बताया। लेकिन ये स्टार्ट होती है प्रोडक्शन के बहुत पहले से और ख़त्म होती है सेल के बहुत बाद तक।
एफर्ट्स की बात करें, सेलर यूजेस प्रमोशनल टेक्निक्स। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था इस तरफ कि देखिए यहाँ पे बेचने के लिए सेलर क्या क्या तामझाम कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट प्रमोशनल टेक्निक्स लगा रहा है। तो सेलिंग में जो सेलर होता है वो बहुत अलग अलग किस्म की प्रमोशनल टेक्निक्स लगाता है, मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स रखता है ताकि वो अपनी सेल को इंक्रीज कर सके। जबकि मार्केटिंग यूजेस इंटीग्रेटेड मार्केट स्ट्रैटेजीज टू कैप्चर बिग शेयर इन द मार्केट। बड़ा शेयर कैप्चर करने के लिए वो इंटीग्रेट करता है, इंटीग्रेट मार्केट स्ट्रैटेजीज को इस्तेमाल करता है। मतलब ये थोड़ा इंटेंस होता है, वो बहुत ही छोड़ू लेवल का होता है। सुप्रीमेसी, प्रोड्यूसर इज कंसिडर किंगपिन ऑफ द मार्केट। यहाँ पे प्रोड्यूसर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, वेयर एज मार्केटिंग की बात करें तो कंज्यूमर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, कंज्यूमर ओरिएंटेड होती है, ये सेलर ओरिएंटेड होती है। अप्रोच की बात करें, इट इन्वॉल्व्स फ्रेगमेंटेड अप्रोच टू सेल दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय हुक और बाय क्रुक। इट इन्वॉल्व्स इंटीग्रेटेड अप्रोच टू आइडेंटिफाई एंड सेटिस्फाई कस्टमर अप्रोच। इसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच इस्तेमाल होती है। यार ये वाला पॉइंट छोड़ दो क्योंकि तुमने ना ये वाला पॉइंट उतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ा नहीं हुआ पहले, और इतना ज़्यादा सीबीएसई में आपको वो भी नहीं किया हुआ, तो यू कैन स्किप दिस पार्ट, ठीक है? ज़्यादा इंटेंस हो जाएगा तुम लोगों के लिए वाला। अगेन अप्रोच वाला पॉइंट रिपीट किया हुआ है। फिर है डिमांड, इट अज्यूम्स डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, और ये डिमांड इज क्रिएटेड बाय प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द डिमांड। वो यहाँ पे आप प्रिज्यूम कर लेते हो, यहाँ आप अज्यूम करके चलते हो। जैसे मैंने प्लास्टिक बॉटल्स बनाई तो मैंने अज्यूम कर लिया कि हाँ भैया प्लास्टिक बॉटल्स की तो डिमांड होगी ही होगी, पानी तो हर कोई पीता है, प्लास्टिक की बॉटल सबसे सस्ती पड़ती है, हर एक इंसान ऑफिस तक स्कूल तक प्लास्टिक की बॉटल्स तो लेके जाता ही है, दिस एंड दैट। तो मैंने यहाँ अज्यूम कर लिया कि प्रोडक्ट की डिमांड होगी, जबकि यहाँ पे लोगों की रिक्वायरमेंट समझे जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट डिमांड हो ही जाती है मार्केट में प्रोडक्ट की, ठीक है? क्योंकि आपने लोगों के नीड्स के अकॉर्डिंग वो करी है। सो यहाँ से आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर हम चलते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट, इस पर्टिकुलर वीडियो के लास्ट उस पे लीजिए इसका स्क्रीनशॉट एंड इसका भी ले लीजिए। यहाँ अप्रोच वाला पॉइंट रिपीट हुआ है बट हम इस पॉइंट को स्किप करेंगे, हम दोनों ही जगह इसको नहीं पढ़ेंगे। रीज़न बीइंग ये थोड़े हाई लेवल का, आपको भी समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ हम डिस्कस करेंगे, एक्चुअली ये डिफरेंस बिटवीन नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी वो है फिलॉसफीज जो कि मार्केटिंग चैप्टर में इस्तेमाल हुई हैं, ठीक है? सो फिलॉसफीज जो हैं हमारी यहाँ पे मार्केटिंग चैप्टर में जो इस्तेमाल हुई हैं वो है, फर्स्ट है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सेकंड है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, थर्ड है सेलिंग कॉन्सेप्ट, फोर्थ है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और लास्ट है सोसाइटल कॉन्सेप्ट। ये अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात हुई है और लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और इससे बहुत सारे केस स्टडीज और एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं कि बताइए ये वाली चीज़, मतलब कोई भी एक एग्जांपल दे देते हैं और पूछते हैं ये वाली चीज़ कौन से कॉन्सेप्ट से बिलोंग करती है, कौन से फिलॉसफी के बारे में इसमें बात हुई है। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस ऑन एंड ऑफ आते ही रहते हैं, सो आपको पता होना चाहिए कि किसका क्या मतलब है। दो अगेन आई एम रिपीटिंग, यहाँ पे हम डिफरेंस बिटवीन नहीं देखने वाले हैं, यहाँ हम डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट को एक टैबुलर फॉर्मेट में लिख रहे हैं सो दैट आपके लिए याद रखना बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाए, ठीक है? और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड भी करेंगे बिकॉज दिस वन इज द लास्ट कॉन्सेप्ट जो हम कवर करने वाले हैं आज, ओके? चलिए स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है फैक्ट्री से, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की भी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है फैक्ट्री से, सेलिंग कॉन्सेप्ट की भी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है फैक्ट्री से, लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है मार्केट से। जैसे कि राइट नाउ हमने मार्केटिंग के बारे में पढ़ा है, मार्केटिंग में हम कस्टमर की सेटिस्फैक्शन के बारे में सोचते हैं, तो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन तभी मिल पाएगी ना जब हम वो चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे जो कस्टमर को चाहिए, कस्टमर को जिन चीज़ों की नीड है। तो नीड समझने के लिए हमें मार्केट विजिट तो करनी पड़ेगी ना। बाकी सारी चीज़ें सिर्फ प्रोड्यूस करने के बारे में बात करती हैं, इसलिए वो फैक्ट्री से शुरू होती हैं, लेकिन क्योंकि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हम कस्टमर की नीड समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, दैट्स व्हाई इट स्टार्ट्स विद मार्केट। सोसाइटल कॉन्सेप्ट में बोलते हैं मार्केट या फिर सोसाइटी। यहाँ पे भी अगेन क्योंकि ये मोर और लेस मार्केटिंग जैसा ही होता है, यहाँ पे हम सोसाइटी की सेटिस्फैक्शन के बारे में बात करते हैं, सो ये मार्केट या फिर सोसाइटी से स्टार्ट होती है। मेन फोकस प्रोडक्शन, अच्छा ये मेन फोकस मेन चीज़ है जो किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, तो इस पर तो ज़रूर फोकस करना है आपको। क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट,
प्रोडक्शन फोकस करती है क्वांटिटी के बारे में, किसी भी आइटम की कितनी क्वांटिटी हमें प्रोड्यूस करनी चाहिए ताकि मिनिमम कॉस्ट जाए और मैक्सिमम आउटपुट निकले। यहाँ पे जो मेन फोकस होता है वो कॉस्ट के रिगार्डिंग ही होता है। हम किसी भी चीज़ को कितना प्रोड्यूस करें, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें ताकि उसके मिनिमम कॉस्ट इनकम हो और मैक्सिमम उससे प्रॉफिट निकले। सो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्वालिटी मैटर करती है, फीचर्स मैटर करता है। मतलब प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में बेसिकली हम प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में, उसके डायमेंशंस के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं। सेलिंग कॉन्सेप्ट की बात करें तो सेलिंग कॉन्सेप्ट में हमारे दिमाग में ऑलरेडी एक आइडिया होता है और हम उसको बेचने के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। मार्केटिंग में हम कस्टमर की नीड्स को फोकस में डालते हैं, मतलब कस्टमर की नीड्स फोकस में आते हैं कि भैया कस्टमर को चाहिए क्या, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन करेंगे। देन है कस्टमर नीड एंड सोसाइटीज वेलबींग, लास्ट वाले का सोसाइटल फिलोसफी, क्योंकि ऑब्वियसली सोसाइटी से रिलेटेड है तो यहाँ पे हमारा मेन फोकस होता है कि इस प्रकार से हम सोसाइटी की वेलबींग कर सके, मतलब उसके बारे में सोच सके, ठीक है। नेक्स्ट है मीन्स, प्रोडक्शन में ये बोलते हैं अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि हम यहाँ पे कॉस्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे हम उस मतलब वो सारी चीज़ें जो प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल होंगी, क्या आराम से मिल पाएंगी आपको, नहीं मिल पाएंगी, कैसे है, क्या कितना तामझाम है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में हम प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार से इसके डायमेंशंस बनाए जाएँ, किस प्रकार से इसके अंदर फीचर्स डाले जाएँ कि ये बेस्ट निकल के आए। सेलिंग में हम प्रोडक्ट को बेचने और प्रमोट करने के बारे में ज़्यादा फोकस करते हैं, मतलब यहाँ पे हमारा मेन वो होता है कि हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीसेस बेचने, और जिसके लिए अगर हमें प्रमोशन अलग से करनी पड़े तो हम वो भी कर लें आराम से। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में इंटीग्रेटेड मार्केटिंग पे फोकस किया जाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब जैसे कि कैसा प्रोडक्ट बनाएं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। देन प्रोडक्ट बनाने में कोई भी ऐसी काम ना करें जो एनवायरनमेंट को हार्म करता हो। डिज़ाइन सोचें अच्छे से, फिर डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करें, बनाएं, उसे प्रोड्यूस करें, प्रोडक्शन के बाद सेलिंग करने के लिए भेजें कस्टमर को, उसके बाद भी हमारी ज़रूरत पड़ती है। तो मतलब बहुत एक कंसोलिडेटेड मेथड चाहिए होता है इसको वो करने के लिए। अगेन सोसाइटल कॉन्सेप्ट और मोर और लेस इससे मिलता जुलता ही है, जो यहाँ पे होता है वही यहाँ पे हो रहा होता है। एंड्स की बात करें तो प्रॉफिट्स टू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में बात होती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल लाने के लिए आप मैक्स टू मैक्स वॉल्यूम करते हैं सो दैट आपकी कॉस्ट बहुत कम इन करो। वहीं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की बात करें तो प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्ट क्वालिटी, यहाँ पे क्वालिटी पे एम्फेसिस डाला जाता है कि क्वालिटी इंप्रूव करो और मैक्स टू मैक्स पीसेस बेचने की कोशिश करो। यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम के बारे में बात होती है कि मैक्स टू मैक्स पीसेस बेचो, बस यही फोकस होना चाहिए। प्रमोशन इस तरह का करो, अग्रेसिव सेलिंग करो। यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फैक्शन के थ्रू प्रॉफिट कमाने के बारे में बात होती है। अगेन यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फैक्शन और सोशल वेलफेयर करके प्रॉफिट कमाने के बारे में बात की जाती है, ठीक है। एंड दैट्स इट। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट उसमें ले चलूंगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट उसमें ले चलूंगी। हाँ जी, चलिए, डन, स्क्रीनशॉट हो गया। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप इसमें जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं बहुत अच्छे तरीके से आपने समझ लिए होंगे। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। नोट्स के लिए आपको पता है कि लिंक दिए हुए हैं बुक्स और ई बुक्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको वहाँ जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन पूछी हुई है उसको फिल करना है एंड देन चीज़ों को आगे बढ़ाना है। आपको हम 100% फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, नॉट ओनली ऑन यूट्यूब बल्कि वेबसाइट पे भी और हमारी एप्लीकेशन पे भी। सो मैग्नेट ब्रेन्स अब हर जगह प्रेजेंट है, सो इट्स बेटर कि आप जहाँ पे आपको सही लगे उस प्लेटफॉर्म पे जाके पढ़ाई कर लीजिए। ये कुछ कोर्सेज है जो हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इनमें कुछ और कोर्सेज ऐड होंगे, कुछ ऐसे हैं जो अभी वर्क इन प्रोग्रेस चल रहे हैं, कुछ तो हम आपको पूरे डिलीवर कर चुके हैं। तो अपने मतलब की जो भी चीज़ है देखिए, बढ़िया तरीके से पढ़िए, अच्छे अच्छे मार्क्स लाइए, खुद भी खुश रहिए, अपने पेरेंट्स को भी खुश करिए। दैट्स इट, ऑल द वेरी बेस्ट। ये सीरीज़ भी हाँ यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ये डिफरेंस बिटवीन की जो सीरीज़ थी ये 11th क्लास के लिए भी आएगी, 12th क्लास के लिए यहाँ पे वो सीरीज़ कंप्लीट हो रही है क्योंकि सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। अब आपका कोई सजेशन हो हम लोगों के लिए तो प्लीज़ बता दीजिएगा हमें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।